एनिमे की शुरुआत एक लड़के से होती है जो बर्फ में पड़े पूरी तरह से खून में लथपथ मरने का इंतजार कर रहा होता है। तभी एक लड़की उसके सामने आती है और उसे बताती है कि वो मरने के लिए तैयार नहीं है। उसे गुड लक बोलती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। उस लड़के का नाम नासा युजाकी है, जिसके माता पिता ने उसका नाम तारों से भरे आकाश के ऊपर रखा था। अब असल में नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी का नाम है, इसलिए किंडरगार्टन में उसे सभी बच्चे चिढ़ाया करते थे। इतनी बेइज्जती उसे सहन नहीं होती, इसलिए वो बचपन से ही नासा से आगे निकलने के लिए खूब मेहनत करना शुरू कर देता है। मिडिल स्कूल में वो एक एलीट हाई स्कूल में जाने की अपनी इच्छा को जाहिर करता है और जब वो ये बात अपनी टीचर को बताता है तो उसे बैकअप स्कूल ढूंढ कर रखने को कहती है। लेकिन उसे तो सिर्फ सबसे अच्छे स्कूल में ही पढ़ना था और उसे यकीन था कि वो एंट्रेंस निकाल लेगा। उसकी टीचर उसे अपने ध्यान को ना भटकने देने को बोलती है और अपने मार्क्स को ऊपर रखने को कहती है। हालांकि उसी रात उसका ध्यान भटक जाता है और वो एक प्यारी सी लड़की को बर्फ में कॉफी पीते हुए देखता है। उसे इतनी ज्यादा पसंद आ जाती है कि नासा उसे बुलाते हुए रोड क्रॉस करके उसके पास जाने लगता है, लेकिन वो रोड के दोनों तरफ देखना भूल जाता है और एक ट्रक आकर उसे ठोक देता है। जब उसे होश आता है तब लड़की उसकी तरफ देख रही होती है और वो काफी ज्यादा जख्मी हालत में होता है। हालांकि वो देखकर हैरान हो जाता है कि लड़की को भी खून आ रहा है। ट्रक ड्राइवर वहां आ जाता है और वो उससे नासा को हॉस्पिटल ले जाने को बोलती है। ड्राइवर उस लड़की को उस हालत में भी खड़ा हुआ देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि नासा के टकराने से पहले ही वो उसके सामने आ गई होगी और लगभग आधे से ज्यादा डैमेज उसने खुद ही पढ़ ले लिया। नासा बेहोश होने ही वाला था कि तभी वो वहां से चली जाती है। ट्रक ड्राइवर मदद बुलाने के लिए कॉल करता है, लेकिन नासा उस लड़की से मिलने के लिए इतना ज्यादा बेताब था कि वो इतनी बुरी चोट लगी होने के बावजूद खड़ा हो जाता है। ड्राइवर सदमे में आ जाता है, लेकिन नासा उसे बताता है कि वो लड़की बहुत ज्यादा क्यूट है, इसलिए उसे उससे मिलना ही होगा। वो नासा को एक बस स्टैंड पर बैठी मिलती है और लड़की इस हालत में भी उसे चलते हुए देखकर हैरान हो जाती है। वो बेताबी से खुद को इंट्रोड्यूस करता है और लड़की उसे बगल में आके बैठने को कहती है। उसके चेहरे पर लगे खून को पोंछती है और उसे अपना कोड दे देती है। उसे बताती है कि वो एम्बुलेंस को कॉल करने जा रही है, क्योंकि इतनी चोट लगी होने की वजह से वो जल्द ही बेहोश हो जाएगा। वो अपने घुटनों पर गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो उसे बात करने के लिए बेताब था, क्योंकि वो उसे प्रिंसेस कागो की कहानी की याद दिला रही थी। इस महिला को बहुत से लोग प्यार करते थे, लेकिन फिर भी उसे अपने लोगों के पास चांद पर वापस लौटना पड़ता है। वो उसे बताता है कि इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो दोबारा ना मिले, इसलिए वो अपने इस मौके को गंवाना नहीं चाहता है। जिसके बाद नासा बोल देता है कि वो उसे प्यार करने लगा है और उसे डेट करना चाहता है। हालांकि वो उसे बताती है कि वो केवल तभी एक साथ रह सकते हैं अगर उनकी शादी हो जाए। वो फौरन मान जाता है और वहीं खड़े खड़े बेहोश हो जाता है। उसे हॉस्पिटल में होश आता है और वो कुछ समय के लिए व्हील चेयर पर रहता है। धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ वापस लौटने लगती है। हालांकि लड़की का नाम ना जान पाने और उसे उस एक्सीडेंट के बाद दोबारा कभी ना मिल पाने की वजह से उसकी उम्मीद खोने लगती है। इसलिए टॉप स्कोर्स लाने के बावजूद नासा किसी भी एलीट स्कूल में नहीं जाता। वो दोबारा से उससे मिलने की उम्मीद से दुकानों में काम करने लगता है, लेकिन समय बीतता जाता है और वो कहीं नहीं मिलती। हालांकि जिस दिन वो 18 साल का हो जाता है उसी रात वो लड़की अचानक से उसके दरवाजे पर आ जाती है। वो अपना नाम सुकासा बताती है। हालांकि पूरी तरह से अनजान होने के बावजूद वो उसके इतने प्यारे अंदाज को देखकर पिघल जाता है। उसके पास शादी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर आती है, जैसा कि उस रात उसने कहा था। वो पहले तो हैरान हो जाता है कि वो शादी को लेकर इतना सीरियस थी, लेकिन ये सोचने के बावजूद कि एक स्कैम हो सकता है, नासा तुरंत उस पर साइन कर देता है। उसके बाद वो लोग खुद को तहजीब के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। सुकासा उसके सरनेम को पढ़कर बोलती है कि वो कैरेक्टर को अच्छे से जज कर लेती है और उसे उम्मीद है कि वो अब से उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। जब वो लोग मैरिज ऑफिस जा रहे होते हैं तब नासा गौर करता है कि उसने अभी तक उसके नाम का एक बार भी मजाक नहीं उड़ाया है। वो उसे बताती है कि नासा में हजारों साइंटिस्ट और इंजीनियर इंसानियत को चांद पर ले जाने के सपने को पूरा करने में जुटे हुए हैं, इसलिए उसे उसके नाम में कोई भी खोट नजर नहीं आता है। और तो और उसे उसका नाम काफी पसंद भी आता है। ऑफिस में आदमी इतने यंग कपल्स को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन उनके रजिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और एक पेड़ उन्हें तोहफे के तौर पर दे देता है। वो वापस लौट जाते हैं और नासा को अभी तक यकीन नहीं हो पा रहा था कि उसकी शादी इतनी खूबसूरत लड़की के साथ हो चुकी है। तभी उसे रियलाइज होता है कि अब जब उन लोगों की शादी हो चुकी है तो वो लोग एक साथ एक ही अपार्टमेंट में रहेंगे। उसे महसूस होता है कि वो अभी एक लड़की के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। उसे ये भी रियलाइज होता है कि उसका बेड एक सिंगल बेड है। सारी कैलकुलेशन करने के बाद उसे पता चलता है कि अगर दो लोग सिमट कर सोए फिर भी वो बेड छोटा पड़ जाएगा। ऊपर से इतनी रात होने की वजह से वो कोई और बेड मंगा भी नहीं सकता था। नासा कई तरह की पोजीशन ट्राई करने लगता है जिससे वो दोनों उसमें फिट हो सके। ये जानने के बाद कि सुकासा ने उसे ये सब करते हुए देख लिया है, नासा शर्म से पूरा लाल हो जाता है। वो उसे अपना लगेज दिखाती है और नासा उसके लिए कॉफी बनाता है। सुकासा उसे बोलती है कि अब उसके जाने के लिए कोई दूसरा घर नहीं है। नासा ये सुनकर शॉक हो जाता है कि अब चूंकि उनकी शादी हो चुकी है इसलिए वो रात वहीं बिताएगी। हालांकि बेड काफी छोटा होता है, इसलिए वो रात होटल में बिताने का प्लान बना रही थी। वो दुखी हो जाता है, लेकिन वो उसे बताती है कि वो उसकी वाइफ है, इसलिए वो सुबह फिर वापस आ जाएगी। नासा सोचने लगता है कि उसने उससे शादी क्यों करी होगी और उनकी पहली मुलाकात कितनी अजीब थी। उससे पूछता है कि वो शादी के लिए क्यों मान गई, जबकि वो दोनों तो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। सुकासा उससे पूछती है कि वो क्यों मान गया, जिस पर वो बताता है कि वो उसे प्यार करता है। सुकासा बोलती है कि वो किसी ऐसे लड़के से शादी नहीं करेगी जिससे वो प्यार नहीं करती। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तभी नासा दौड़कर उसके पीछे आ जाता है और बोलता है कि उसे रात वहीं बितानी चाहिए और वो किसी भी तरह से इतनी रात में भी एक और बेड अरेंज कर लेगा। असल में नासा को अंदर से महसूस हो रहा था कि अगर वो वहाँ से चली गई तो फिर कभी वापस नहीं आएगी। सुकासा मान जाती है और वो दोनों मिलकर मैट्रेस और फुटॉन ढूंढने लगते हैं। सुकासा ये जानकर हैरान हो जाती है कि उसे हर तरीके के फुटॉन्स के बारे में और उनके बनने के मेथड्स के बारे में पता है। वो ये भी खुलासा करता है कि उसकी मेमोरी लगभग परफेक्ट है। धीरे से नासा उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद वो दोनों पूरी शॉपिंग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए करते हैं। वो अपार्टमेंट में वापस आ जाते हैं और सुकासा को वो फुटॉन काफी ज्यादा मखमली लग रहा था। उसकी क्यूटनेस को देखकर फिर से शर्माने लगता है। सुकासा बाथरूम ढूंढने लगती है, लेकिन उसे नहीं मिलता। नासा बताता है कि वो अक्सर सुबह लोकल बाथ हाउस में फ्रेश हुआ है। वो ये भी बताती है कि उसके पास एक गेस्ट के लिए बेसिक सामान तक मौजूद नहीं है। वो दोबारा से सुकासा की नाइट ड्रेस और बेसिक एमिनिटीज लेने जाते हैं ताकि वो आराम से सो सके। वो सोने के लिए कपड़े बदलने लगती है और नासा के मन में कुछ विचित्र ख्याल जन्म लेने लगते हैं। कपड़े चेंज करने के बाद वो अपने बालों को बांधकर जूड़ा बना लेती है, जो नासा को काफी प्यारा लगता है। नासा को समझ आ चुका था कि आज तो वो नहीं सो पाएगा। सुकासा तो उसे गुड नाइट बोलकर सो जाती है, लेकिन नासा पूरी रात जागता रहता है। वो देखता है कि सुकासा करवट लेते हुए गद्दे से बाहर चली गई है। वो नहीं चाहता था कि उसे सर्दी लग जाए, इसलिए वो फिर से उसे बिस्तर पर वापस लेटा देता है और उसे गुड नाइट किस देने के बाद
बारे में सोचने लगता है। हालांकि उसे लगता है कि सोते वक्त अपनी पहली किस करना सही नहीं होगा, इसलिए वो वापस अपने बेड पर चला जाता है। थोड़ी देर बाद अचानक से वो खड़ी हो जाती है और पानी पीने चली जाती है। सुकासा नींद में रूम में वापस आती है और धोखे से नासा का कंबल ले लेती है। हालांकि ठंड काफी थी लेकिन फिर भी वो सो जाता है। सुबह वो देखता है कि सुकासा कंफ्यूज है कि उसके पास वो कंबल कहाँ से आया। वो वही कपड़े चेंज करना शुरू कर देती है और नासा फौरन उसे रोक कर दूसरे कमरे में चला जाता है। वो इस बात पर जोर देती है कि उसने उसका नाम बहुत ही फॉर्मली बोला, जिसके बाद वो फैसला करते हैं कि अब से वो एक दूसरे को उनके पेट नेम से बुलाएंगे। हालांकि शुरुआत में ऐसा सुनकर उन्हें थोड़ी सी शर्म आती है। वो ब्रेकफास्ट बनाने चली जाती है और नासा को वो एप्रन पहने हुए बहुत प्यारी लगती है। उसे फ्रिज में सारा खाना सलीके से लगा मिलता है और वो देखकर हैरान हो जाती है कि उसे खाना बनाना आता है। यही नहीं, नासा ने तो खाने की न्यूट्रिशंस के ऊपर रिसर्च तक कर रखी थी, जिस वजह से वो हर रोज उबला हुआ खाना खाता था, क्योंकि उसमें सभी तरह के न्यूट्रिशंस मौजूद होते हैं। वो बताती है कि खाना बनाना कोई साइंस नहीं है, जिसके बाद वो उसके लिए लजीज खाना तैयार कर देती है, जो कि उसके उबले हुए खाने से काफी ज्यादा अच्छा था। असल में बहुत अच्छी कुक है और अगर उसे सही सामग्री दी जाए तो कुछ भी बना सकती है। वो बाथ हाउस के बारे में पूछने लगती है और दोनों नहाने के लिए जाने लगते हैं। यहाँ भी नासा के कुछ गलत विचार जाग जाते हैं और वो सुकासा को नहाते हुए देखने के बारे में सोचने लगता है। नासा के पास हर लड़के की तरह नहाने के लिए सिर्फ एक गट्टी साबुन और शैम्पू की बोतल पड़ी हुई थी, इसलिए वो स्टोर में मॉइस्चराइजर और टोनर लेने जाते हैं। वो देखकर हैरान हो जाता है कि नहाने के लिए इतना सारा सामान इस्तेमाल होता है। वो बाथ हाउस पहुंच जाते हैं और कनामे अरिसुगावा, जो वहाँ पर काम करती थी, उनका स्वागत करती है। वो नासा के साथ एक लड़की को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि उसे पढ़ाई के सिवाय और कुछ भी नहीं दिखाई देता है। नासा उसके बारे में सुकासा को बताता है कि वो मिडिल स्कूल में पढ़ती है और वो बाथ हाउस उसका परिवार चलाता है। कनामे गौर करती है कि वो एक दूसरे के काफी नजदीक हैं, जिस वजह से वो पूछती है कि क्या वो डेट कर रहे हैं, लेकिन ये जानकर हैरान हो जाती है कि उनकी शादी हो चुकी है। उनकी शादी के तोहफे पर वो उन्हें फ्री में नहाने देती है। हालांकि जैसे ही सुकासा नहाने जाती है वो नासा को वहीं रोक देती है और पैसों की जगह स्पष्टीकरण मांगती है। वो ये जानकर दंग रह जाती है कि उसने इतनी सुंदर लड़की से पहली मुलाकात में ही शादी कर ली, क्योंकि उसे लगता था कि वो 30 साल तक कुंवारा रहेगा, जिसके बाद भगवान तरस खाकर उसको शक्तियां दे देंगे। उसे मुक्का मारती क्योंकि उसकी वाइफ उसे उम्र में काफी छोटी लग रही थी। हंगामे की वजह से आसपास के लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। वो उसे पूछती है क्या उसने आया को उनकी शादी के बारे में बताया, जिस पर वो बताता है कि अभी उसने किसी को नहीं बताया है। वो पूछती है कि क्या उसने शादी को सेलिब्रेट किया। यही नहीं, वो जरूरी रीति रिवाजों को न फॉलो करने की वजह से उसको क्रिटिसाइज भी करती है। मिडिल स्कूल में होने के बावजूद नासा उसकी मैच्योरिटी को देखकर हैरान हो जाता है और अपनी वाइफ के लिए अपने प्यार को जाहिर करते हुए उसके खातिर सबसे अच्छे इंतजाम करने को बोलता है। सुकासा उसकी बातों को सुन लेती है और बीच रोड में इस तरह ये सब बोलने के लिए थोड़ी शर्मा जाती है। नासा नहाते हुए सुकासा के बारे में सोच रहा होता है कि तभी कनामे वहां आ जाती है और उसकी मुंगली को देखकर उसे चिढ़ाने लगती है। सुकासा भी नहाने चली जाती है और आया से मिलती है, जो कि कनामे की बड़ी बहन है और धोखे से नहाते वक्त वहीं सो गई थी। वो सुकासा को इंटरप्ट करने के लिए उसे माफी मांगती है और उसके बदले उसकी पीठ धुलने को बोलती है। सुकासा पहले तो मना कर देती है, लेकिन आया जबरदस्ती करने लगती है और बोलती है कि उसकी फैमिली में प्रथा कई पीढ़ियों से चलती आ रही है और वो इसमें माहिर है। आया उसे बताती कि उसकी स्किन बिल्कुल रेशम की तरह सॉफ्ट है। उसके बाद वो दोनों खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और हालांकि अब सुकासा के पास नासा का सरनेम था, इसलिए आया को लगता है कि वो उसकी छोटी बहन होगी। नासा जो कि नहा चुका था उस रात के बारे में सोच रहा था जब वो सुकासा से पहली बार मिला था। सुकासा से कॉफी देकर होश मिलाती है और उससे पहले कि वो वहाँ से जाते आया नासा से पूछती है कि क्या सुकासा उसकी फैमिली मेंबर है। नासा ये नहीं समझ पाता कि वो सुकासा को उसकी बहन समझ रही है और वो बोल देता है कि हाँ वो उसकी फैमिली है। आया बताती है कि वो नासा को इसलिए जानती है क्योंकि कुछ समय पहले जब उनके दादा खत्म हो गए थे और उनके पिता किसी आइडल के साथ भाग गए थे, तब नासा ने अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके उनके बाथ हाउस की काया पलट कर दी थी। घर जाते वक्त रास्ते में सुकासा नासा से पूछती है कि क्या आया उसे क्यूट लगती है, जिस पर वो बताता है कि वो क्यूट ही नहीं बल्कि जब से वो साथ में मिडिल स्कूल में पढ़ते थे तब से वो दिन पर दिन और प्यारी होती जा रही है। सुकासा को सुनकर जलन होने लगती है और नासा को एक बार फिर गलत फहमी हो जाती है कि सुकासा का मूड पास में हो रही शादी को देखकर खराब हो गया है। सुकासा को भी गलत फहमी हो जाती है, जिस वजह से नासा को लगने लगता है कि उसे एक प्यारी सी वेडिंग ड्रेस पहनकर धूमधाम से शादी करनी थी। उसे अपार्टमेंट की चाबी देकर कुछ करने के लिए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सुकासा घर वापस चली जाती है और पहले के बारे में सोचने लगती है। घर आने पर उसे अकेलापन महसूस होता है क्योंकि नासा उसका स्वागत करने के लिए वहाँ मौजूद नहीं था। उसे बुरा लगता है कि नासा उसे बाथ हाउस के बाद अकेला छोड़कर चला गया। वो सोचने लगती है कि नासा कब वापस आएगा और ये फैसला करती है कि उसके आने से पहले वो घर को पूरा साफ कर देगी। हालांकि उसे पता चलता है कि घर तो पहले से चमक रहा है। उसे इस बात का भी डर था कि कहीं साफ सफाई करते वक्त उसे नासा की कुछ गलत किताबें न मिल जाए, इसलिए वो साफ सफाई की जगह कुछ अच्छा सा खाना बनाने का फैसला करती है। तभी उसे डोर बेल की आवाज आती है और चितोसे नाम की लड़की को वहाँ देखकर सुकासा हैरान हो जाती है। चितोसे उसके छोटे से अपार्टमेंट का मजाक उड़ाती है और सुकासा उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। असल में चितोसे उसे वहाँ से ले जाने आई थी क्योंकि सुकासा पहले उसके साथ उसके परिवार में रहती थी, लेकिन एक दिन वो अचानक से गायब हो गई। चितोसे उसके ज्यादा ही नजदीक आने लगती है, इसलिए सुकासा उसे घर वापस जाकर उसकी दादी तोकिको को उसकी शादी के बारे में बताने को कहती है। चितोसे को ये सुनकर सदमा लग जाता है कि उसकी शादी हो चुकी है, इसलिए वो जीने पर बैठकर रोने लगती है। नासा उसे रोते हुए देखता है और उसे चुप कराने की कोशिश करता है। चितोसे उसे बताती है कि उसकी एक फैमिली मेंबर घर से भाग गई है और वापस लौटना नहीं चाहती है। नासा उसकी मदद करना चाहता था और चितोसे उसे बताती है कि वो एक तितली की तरह है। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सुकासा वहाँ आ जाती है और चितोसे को पता चलता है कि वो असल में उसका हस्बैंड है। इस सुनते ही चितोसे गुस्से से आग बबूला हो जाती है। नासा खुद को इंट्रोड्यूस करता है और अपनी बातें बनाने की कला का इस्तेमाल करके उसे गुस्से को शांत कर देता है, लेकिन फिर भी चितोसे को लगता है कि सुकासा को उसके साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए वो अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उसे किडनैप कर लेती है। उसके बंगले में जाते हैं जहाँ वो नासा के खिलाफ अश्लीलता का झूठा इल्जाम लगाकर उसका और सुकासा का डाइवोर्स कराने के अपने प्लान का खुलासा करती है। वो अपनी नौकरानी अरोरा और चार्लेट को बुलाती है और उसकी गंदी हरकतें करते हुए फोटोज लेने को बोलती है। चार्लेट अपने कपड़े उड़ाना शुरू कर देती है कि तभी चितोसे उसे रोक देती है और बताती है कि उन्हें इतना कुछ नहीं करना है, उन्हें बस सिर्फ ये पक्का करना है कि सुकासा नासा से नफरत करने लगे। वो बात करते रह जाते हैं और नासा वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है और बंगले में घूमने लगता है। उसे एक कमरे में ग्लास के बॉक्स के अंदर एक पत्थर मिलता है जिसे देखने से उसे चांद की याद आ जाती है। उसे लगने लगता है कि वो असल में चांद का टुकड़ा भी हो सकता
सकता है। नासा सोचने लगता है कि ऐसा पत्थर इनके पास कैसे आया होगा, क्योंकि ये तो बहुत कीमती होता है और इन्हें सिर्फ म्यूजियम में ही रखा जाता है। तभी चार्लेट एक तलवार लेकर वहां आ जाती है और ट्रेस पासिंग की वजह से उसे खत्म करने की कसम खा लेती। वो धोखे से उस ग्लास पर वार कर देती, लेकिन वो टूटता उससे पहले ही नासा उसकी मरम्मत कर देता है। चितोसे से धोखे से बता देती है कि वो पत्थर असल में सुकासा ने उन्हें तोहफे के तौर पर दिया था। उसे हैरानी होती है जब उसे पता चलता है कि नासा को अपनी वाइफ के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसे वो समय याद आता है जब वो छोटी थी और सुकासा ने उसकी जान बचाई थी। असल में वो गुस्सा इसलिए थी क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी शादी सुकासा के साथ हो। नौकरानी अपने प्लान को अंजाम देती है और चार्लेट उसे सीने से लगा लेती। बाद में अरोरा उसकी फोटो को एडिट करके ऐसा बना देती है जैसे लगे कि वो सुकासा को चीट कर रहा है। वो उस फोटो को देखकर दंग रह जाते क्योंकि वो फोटो एकदम असली लग रही थी। तभी सुकासा वहां आ जाती है और फोटो को देखकर आग बबूला हो जाती है। हालांकि उसे आसानी से समझ आ जाता है कि वो फोटो एडिटेड है, लेकिन चितोसे फिर भी उसे नासा को डिवोर्स देने को बोलने लगती है। तभी सुकासा नासा को प्राइवेट में बात करने के लिए बुलाती है, लेकिन असल में वो वहां से बाहर निकलने में उसकी मदद कर रही थी। वो उस फोटो के लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन सुकासा असल में गुस्सा नहीं थी, क्योंकि अगर वो फोटो असली होती तो वो अभी जिंदा ना होता। भाई अगर ऐसी वाइफ ना मिले तो मैं शादी नहीं कर रहा। वो दीवार में छिपा हुआ एक दरवाजा खोलती है जिससे वो लोग चितोसे और नौकरानी से बचकर वहां से भाग जाते हैं। नासा पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था क्योंकि वो उसके अतीत के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। हालांकि उसे लगता है कि अब उसका पास्ट मैटर नहीं करता और जब तक वो लोग एक दूसरे के साथ सब सही हो जाएगा। वो टनल एक पुराने चर्च में जाकर खुलता है। वहां सुकासा बताती है कि वो बंगला और चर्च रेस्टोरेशन पीरियड में बनाए गए थे। वो उसे चर्च दिखाकर काफी खुश हो जाती है और तभी नासा ऑल्टर पर चढ़कर उसे फॉर्मली प्रपोज कर देता है, जिसके बाद वो किस करते हैं। वो घर वापस आ जाते हैं और सुकासा को स्पेस जोसोर्डो नाम की मूवी देखने का बहुत मन हो रहा था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि नासा के पास टीवी ही नहीं है तो वो दंग रह जाती है। उसे ये रियलाइज होता है कि उसे टीवीज और मूवीज के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो पूछती है कि वो अपनी जिंदगी में अब तक कर क्या रहा था, क्योंकि उसे तो मूवीज बहुत ज्यादा पसंद है। इसलिए वो चाहती है कि वो भी मूवीज देखना शुरू कर दे ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। वो लोग सुपर मार्केट में टीवी खरीदने जाते हैं जहाँ नासा इतनी सारी टीवीज को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। सुकासा उसे एक सस्ती टीवी खरीदने को कहती है क्योंकि जब तक उनके पास एक टीवी है उसे उसकी क्वालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में बात में कनामी ये जानकर शॉक हो जाती है कि नासा ने सुकासा को प्रपोज किया था। हालांकि वो ये जरूरी कदम उठाने के लिए उसकी तारीफ भी करती है। वो उससे पूछती है कि क्या उनके पास वेडिंग रिंग्स हैं, और तब गुस्सा आ जाती है जब नासा उसे बताता है कि उन्होंने उसके बारे में सोचा ही नहीं। वो नासा पर इसलिए भी चिल्लाती है क्योंकि वो ना तो अभी तक सुकासा को ट्रिप पर ले गया, ना तो उसने उसको किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में खाना खिलाया, और ना ही उसने अभी तक उसे कोई प्यारा सा तोहफा दिया। जब तक सुकासा बात ले रही होती है तब तक नासा उनके लिए वेडिंग रिंग और उनके प्राइस के बारे में सोचने लगता है। घर जाते वक्त रास्ते में वो सुकासा को बताता है कि आज उसे काम पर जाना है। वो एक पार्क में बेंच पर जाकर बैठते हैं और शांति से सामने वाली झील को देखते रहते हैं। तभी नासा को लगता है कि सुकासा शायद उसके काम पर जाने की वजह से थोड़ा सा परेशान है, इसलिए वो उसे किस कर देता है। नौकरानी उन पर चुपके से नजर रख रही होती है और उन्हें ऐसे पब्लिक में किस करते हुए देखकर शर्मा जाती है। दूसरी तरफ पार्क में अकेले होने के बावजूद सुकाशा भी शर्माने लगती है। वो लोग घर वापस आ जाते हैं और नासा इस बात को लेकर चिंता में होता है कि अगर वो काम पर गया तो शायद सुकाशा उसे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन वो उसे किसी भी बात की चिंता न करने को कहती है। काम करते वक्त नासा को लगता है कि शायद सुकाशा को अकेलापन महसूस हो रहा होगा और उसे समझ आ जाता है कि वेडिंग रिंग्स इसीलिए होती है ताकि अकेले होने पर कपल्स एक दूसरे को याद कर सकें। उसे वो समय याद आता है जब उसने उसे ढूंढने के खातिर कई सारी जॉब्स करी थी। जब नासा घर आता है तो सुकाशा ने उसके लिए खाना पहले से बनाकर रखा होता है। खाना खाते वक्त वो सजेस्ट करता है कि उन्हें एंगेजमेंट रिंग्स ले लेनी चाहिए, और सुकाशा उसे इतना रोमांटिक तरीके से एक्ट करते हुए देखकर हैरान हो जाती है। उसे लगता है कि एंगेजमेंट रिंग्स उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि उनकी शादी पहले ही हो चुकी है, और उसे समझ आ जाता है कि नासा वेडिंग रिंग्स को एंगेजमेंट रिंग्स के साथ कंफ्यूज कर रहा है। वो बताती है कि एंगेजमेंट रिंग्स आमतौर पर ज्यादा महंगी होती हैं और पार्टीज में दिखावे के लिए पहनी जाती हैं, तो वहीं वेडिंग रिंग्स सिंपल और कपल्स के लिए कंफर्टेबल होती हैं। उसे भी रिंग्स वाला आइडिया रोमांटिक लगता है, लेकिन वो बोलती है कि फिलहाल उन्हें वेडिंग रिंग्स नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो काफी ज्यादा महंगी होती हैं। उसे मनाने के लिए बोलता है कि उन्हें अपने प्यार की निशानी के तौर पर वेडिंग रिंग्स ले लेनी चाहिए। सुकाशा को समझ आ जाता है कि नासा को जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि एक डायमंड कितना ज्यादा महंगा होता है, इसलिए वो अगले ही दिन एक डायमंड की दुकान पर उसे ले जाती है जहाँ के प्राइस देखकर नासा के गोटे मुंह में आ जाते हैं। वहाँ की सेल्स पर्सन उसको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेती है, जिस वजह से नासा सोचने लगता है कि उसे एक ही बार तो खरीदे, इसलिए वो अपने सारे पैसे खर्च करके उसे खरीदने जा ही रहा होता है। लेकिन तभी सुकाशा बीच में आ जाती है और उसे वहाँ से भगा दे जाती है। नासा को रिंग्स खरीदने की खुजली मच जाती है, इसलिए सुकाशा उसे एक सस्ते स्टोर में ले जाती है, लेकिन वहाँ के रिंग्स के प्राइसेस भी काफी ज्यादा हाई थे, इसलिए वो उन्हें भी खरीदने से मना कर देती है। बाद में वो पार्क में जाके बैठते हैं और नासा उसे बताता है कि वो चाहता था कि जब भी वो अकेले हो तब वो रिंग्स उन्हें एक दूसरे की याद दिला सके, और इसीलिए वो रिंग्स के पीछे इतना ज्यादा बेताब था। ये सुनकर सुकाशा को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो उसे किस कर देती है। बाद में वो दोबारा से उसी रोकर स्टोर में जाकर सस्ती रिंग्स खरीद लेते हैं। नासा को लगता है कि क्या सस्ती रिंग्स खरीदना सही रहेगा, लेकिन सुकाशा उसे बताती है कि रिंग से ज्यादा जरूरी उससे जुड़ी यादें हैं, और वो ये कभी नहीं भूलेगी कि उसने उसके खातिर रिंग्स खरीदी। पिछली कई रातों से नासा एक गौर कर रहा था कि सुकाशा सोते वक्त कहीं भी करवट ले लेती थी और नींद में पानी पीकर फिर से कहीं भी जाकर सो जाती थी। उस रात तो वो धोखे से उसके बेड पर आकर लेट जाती है और नासा खुद को रोक नहीं पाता और उसे पीछे से हक कर देता है। सुकाशा की नींद खुल जाती है और वो उसे किस करके फिर से अपनी जगह जाकर सो जाती है। इन सभी कारणों की वजह से नासा ढंग से सो नहीं पा रहा था, जिसके बाद वो एक फैसला करता है कि अब से उसकी वाइफ जमीन पर नहीं सोएगी। वो एक बड़ा बेड लेने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उनके अपार्टमेंट में उतनी जगह ही नहीं है। वो एक बड़े अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बारे में सोचने लगता है और उन सभी चीजों के बारे में सोचने लगता है जो वो वहाँ कर सकता है। वो सुकाशा से इसके बारे में पूछता है, लेकिन वो छोटे अपार्टमेंट में खुश थी क्योंकि कम जगह होने की वजह से वो एक दूसरे के काफी नजदीक रहते हैं। बाद में कनामे को पता चलता है कि वो शिफ्ट करने का प्लान बना रहे थे। वो ये भी सुनकर थोड़ी हैरान हो जाती है कि सुकाशा जमीन पर सोती है। वो बताता है कि सुकाशा को चीजें फिलहाल जैसी है वैसे ही पसंद है। हालांकि कनामे उसे बताती है कि अगर उसने सुकाशा को उसी बिना बाथरूम वाले अपार्टमेंट में रखे रहा तो कुछ समय बाद उसकी वाइफ उससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी। रात में घर वापस आते ही वो धोखे से उसे कपड़े चेंज करते हुए देख लेता है और शर्मिंदगी की वजह से उसे एक बड़े अपार्टमेंट
अपार्टमेंट शिफ्ट होने को कहता है ताकि आगे से ऐसा कुछ ना हो। हालांकि सुकासा फिर भी एक्सपेंसेस के बारे में सोचने लगती है। नासा बताता है कि बड़े घर में जाने के बाद वो एक बड़ा सा प्रोजेक्टर भी खरीद सकते हैं ताकि वो आराम से मूवी देख सके। यही नहीं, वो वहाँ एक बड़ी सी शेल्फ भी बनवा देगा जिसमें वो अपनी सारी मूवी कलेक्शन रख सकती है। वो एक नई जगह खरीदने के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें गारंटर की जरूरत पड़ेगी। तभी नासा को याद आता है कि उसने अपनी शादी के बारे में अपने पेरेंट्स को अभी तक बताया ही नहीं है। वो अपनी मम्मी को कॉल करता है और बताता है कि वो शादी कर चुका है और सीधा फोन काट देता है। नासा सुकासा को बताता है कि उसने अपने पेरेंट्स को एक्सीडेंट के बारे में बता रखा था और ये भी कि उसने उसकी जान बचाई थी। वो ये फैसला करती है कि अब जब उन्हें उनकी जरूरत पड़ी गई है तो इस सुकासा को उनसे मिलाने का सबसे अच्छा समय होगा। नासा को उनसे मिलने के बारे में सोचकर थोड़ी चिंता होने लगती है कि तभी उसे अपनी मम्मी का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि वो जानती हैं कि वो उन्हें एक नया अपार्टमेंट खरीदने के लिए कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। वो गारंटर बनने के बदले सुकासा को साथ मिलाकर उनसे मिलने आने को कहती है। उसके पेरेंट्स शहर से काफी ज्यादा दूर रहते थे, इसलिए नासा ट्रिप के बीच में सुकासा के साथ हनीमून मनाने का प्लान बनाता है। सुकासा उसे सुन लेती है और एक कैमरा खरीदने की रिक्वेस्ट करती है क्योंकि वो उनकी नई जिंदगी की एक पिक्चर डायरी बनाना चाहती थी। वो नदी के किनारे सुकासा की कुछ तस्वीरें लेने से शुरू करते हैं और नासा को उसकी फोटो लेना इतना ज्यादा पसंद आ जाता है कि वो एक के बाद एक फोटो लेता जाता है। अगले दिन वो क्योटो के लिए रवाना हो जाते हैं और सुकासा उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। इस दौरान चितोसे और उसकी नौकरानी उन पर नजर रखे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि वो ट्रेन की जगह बस से क्यों ट्रेवल कर रहे हैं। सुकासा तो बस में आराम से सो जाती है, लेकिन नासा को वो सीट काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रही थी। चितोसे और उसकी नौकरानियां उन पर अभी तक नजर रखी हुई थी और चितोसे उनका डाइवोर्स कराने का पूरा मन बना चुकी थी। नासा और सुकासा को इतना नजदीक आते हुए देखकर चितोसे जल बन जाती है और खुद को दिलासा देने के लिए बोलती है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हनीमून पर अक्सर कपल्स की लड़ाई हो जाती है। तभी नासा का वॉलेट खो जाता है, लेकिन इस बात पर उनकी लड़ाई नहीं होती। वो फूड कोर्ट में जाते हैं जहाँ सुकासा हर बार की तरह वही सेम खाना खाने की जगह कुछ स्पेशल खाने को बोलती है। वो नासा को एक जगह ले जाती है जहाँ रामेन के साथ नींबू दिया जा रहा था। उसे खाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन उसका स्वाद उसे कुछ खास पसंद नहीं आता। जब नासा को भी वो खाना पसंद नहीं आता तब वो उसे नींबू चूसकर रामेन खाने को कहता है। हालांकि जैसे ही सुकासा नींबू चूसती है, नासा तुरंत उसकी फोटो ले लेता है, जिस वजह से सुकासा उससे गुस्सा हो जाती है। नासा उसे खुश करने के लिए कुछ मीठा खिलाने ले जाता है। एक मेलन ब्रेड खाते ही सुकासा का पूरा मूड बदल जाता है। चितोसे देखकर गुस्सा आ जाती है कि लड़ाई होने के बावजूद उन्होंने डिवोर्स ले लिया और सीधा सुकासा के सामने आ जाती है। वो कुछ बड़बड़ा ही रही होती है कि तभी कुछ न्यूज वाले वहाँ आ जाते हैं और सुकासा नासा को लेकर वहाँ से भाग जाती है। बाद में सुकासा बताती है कि चितोसे जरूर उनका पीछा कर रही होगी। अब हालांकि चितोसे के पास स्पीड कार थी, इसलिए उसकी नौकरानियां डाइनर में रुककर खाना खाने लगती हैं। वो क्योटो पहुंच जाते हैं और नासा सुकासा के साथ उस शहर को घूमने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, लेकिन सुकासा को तो वहाँ की बेकरी जाने की जल्दी मची हुई थी। उसे मनाने के लिए नासा उसे रैप गाकर समझाता है कि क्योटो में घूमने के लिए कितने सारे मंदिर और श्राइन्स हैं। हालांकि सुकासा को पुरानी जगह घूमने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो नासा की खुशी के लिए मान जाती है। जब सुकासा घूमने के लिए ट्रेडिशनल किमोनो पहन लेती है, तभी चितोसे वहाँ आ जाती है। नासा मामला सॉर्ट आउट करने के लिए नौकरानियों से सुकासा को आसपास घुमाने को बोलता है और चितोसे के साथ वहीं रुक जाता है। चितोसे बोलती है कि वो उसकी फेक गर्लफ्रेंड बनकर उसके साथ घूमेगी ताकि वो ये देख सके कि वो सुकासा के लायक भी है या नहीं। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में चार्लेट सुकासा से नासा के बारे में सवाल जवाब करती है और सुकासा बताती है कि नासा सच में बहुत प्यारा है और वो लोगों को काफी अच्छी तरह से ट्रीट करता है। नासा क्योटो घूमने के अपने बनाए हुए प्लान के बारे में चितोसे को बताता है और उसे एक मशहूर डैंगो शॉप में ले जाता है। चितोसे उसे पूछती है कि वो सुकासा को इतना पसंद क्यों करता है, जिस पर नासा शर्माने लगता है और शेकी बगाड़ते हुए बताता है कि सुकासा कितनी ज्यादा प्यारी है। चितोसे को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे लगता था कि वो सुकासा को उससे ज्यादा अच्छे से जानती है। नासा उसे ये भी बताता है कि कैसे सुकासा ने 2 साल पहले उसे एक ट्रक से भिड़ने से बचाया था, जिसके बाद इसे उसे समझ आ गया था कि उसकी किस्मत में नासा के साथ ही रहना लिखा है। भले ही चितोसे उसे काफी समय से जानती हो, लेकिन फिर भी नासा ये वादा करता है कि वो सुकासा को रानी बनाकर रखेगा। बाद में नासा सुकासा को बताता है कि चितोसे को उसकी बात समझ में आ गई है और वो वापस लौट गई। अब आखिरकार वो नासा की फैमिली से मिलने के लिए नारा के लिए रवाना हो जाते हैं। नासा रास्ते में ये खुलासा करता है कि उसका जन्म तो टोक्यो में हुआ है, लेकिन उसके पेरेंट्स ने ये फैसला किया कि वो आर्कियोलॉजिकली ऑथेंटिक डियर को स्टडी करने के लिए नारा में शिफ्ट हो जाएंगे। वो उसका इंट्रोडक्शन दुनिया की सबसे प्यारी लड़की के तौर पर कराने वाला था, लेकिन सुकासा शर्माते हुए ऐसा ना करने को बोलती है। सुकासा थोड़ी नर्वस होती है, इसलिए नासा उसे शांत कराने की कोशिश करता है और नासा की मम्मी ये सब करते हुए उन्हें दरवाजे के पीछे से देख रही होती हैं। वो सुकासा को देखते ही हड़बड़ा जाती हैं और धोखे से अपना नाम गलत बता देती हैं। वो ये भी बताती है कि उनके पिता इनिशी तो इतना ज्यादा नर्वस हैं कि वो सुबह से अपनी जगह से हिले तक नहीं है। वो लोग थोड़ा घुलते मिलते और अचानक से इनिशी नासा को नहाने जाने को बोलता है। वो पहले तो जाने से मना कर देता है, लेकिन जब सुकासा उसे इंसिस्ट करती है कि उसे उसके पेरेंट्स से अकेले में बात करनी है, तब वो वहाँ से चला जाता है। बाद में सुकासा उसे बताती है कि उन्होंने काफी अच्छी बातें करी, लेकिन वो उन बातों को अपने तक ही रखना चाहती है। वो लोग सोने जा ही रहे होते हैं कि तभी नासा की मम्मी वहाँ आ जाती है और बोलती है कि वो ये याद रखे कि वो उनके पेरेंट्स के घर में और वहाँ की दीवारें साउंड प्रूफ नहीं है। ये सुनते ही नासा की हवा निकल जाती है। रात में नासा सुकासा से उसके हाथ पर सिर रखकर सोने को कहता है। हालांकि सुकासा के इतने नजदीक होने की वजह से उसे खुशी तो मिल रही थी, लेकिन जल्दी उसका हाथ भी सो जाता है। उसे गुड नाइट किस करने के लिए पूछता है और सुकासा उसे किस करके फिर से सो जाती है। भाई मैं तो दुआ करूंगा कि मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को ऐसी ही प्यारी सी पार्टनर मिले। अगली सुबह सुकासा सनराइज देख रही होती है और इनिशी को फादर इन लॉ बोल देती है, जिसे सुनते ही इनिशी बहुत खुश हो जाता है। वो बताती है कि नासा अभी सोया हुआ है और इनिशी को समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या बोले, इसलिए वो उसे अपनी लाइब्रेरी ले जाता है।
जहाँ वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि सुकासा पुरानी किताबों को आराम से पढ़ पा रही थी। नासा अचानक से वहाँ आ जाता है और उसे पुरानी किताबें पढ़ते हुए देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे तो लगता था कि सुकासा को पुरानी चीजें पसंद ही नहीं है। बाद में सुकासा नासा के साथ पुराने मंदिर घूमने को कहती है, जिसे सुनकर नासा फिर से शौक हो जाता है। वो लोग नारा के पुराने बुद्धा टेम्पल जाते हैं, जहाँ सुकासा नासा की ढेर सारी तस्वीरें लेती है। बाद में वो दूसरे टेम्पल भी जाते हैं, जहाँ सुकासा दोनों की एक साथ प्यारी सी सेल्फी ले लेती है। नासा उसे हाइजो कासल मिल जाता है, जो कि वहाँ होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ की सारी बिल्डिंगें क्योटो में शिफ्ट करवा दी गई थी। सुकासा फिर भी वहाँ रुक कर फोटोज लेने को बोलती है, क्योंकि वो चाहती थी कि उनकी ट्रिप की सारी मेमोरीज उनके पास हमेशा रहें। सुकासा उसे उस रात की बातें बताती है जब इनिशी ने नासा को बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया था, और ये भी बोला था कि वो उसका एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। उसे नासा का हमेशा ध्यान रखने को कहते हैं, जिस पर सुकासा ये वादा करती है कि उसे जितना हो पाएगा वो करेगी। हालांकि ट्रिप काफी जल्दीबाजी में पूरी हुई, लेकिन फिर भी वो उन्हें काफी पसंद आई। लेकिन जब वो टोक्यो वापस आते हैं तो पाते हैं कि उनका अपार्टमेंट जलकर राख हो चुका है। हालांकि सुकासा का सारा सामान उसके सूटकेस में ही था, लेकिन नासा का पूरा सामान जल चुका था। बस एक चीज थी जो बच गई, और वो थी उनकी शादी की निशानी वाला बोनसाई ट्री। नासा एक्सीडेंट्स के लिए पहले से तैयार था और उसने अपार्टमेंट का इंश्योरेंस भी ले रखा था। यही नहीं, उसने अपना सारा काम पहले से ही ऑनलाइन अपलोड कर रखा था। सुकासा नासा की होशियारी देखकर चौंक जाती है और चिढ़ाते हुए उसे आई लव यू बोल देती है। बात है उसमें कनामे उसके 1.5 इंची की वजह से उसे फिर से चिढ़ाती है, और कोई दूसरी जगह ना होने की वजह से वो उन्हें वहाँ कुछ समय तक रहने का ऑफर देती है। सुकासा ये देखकर खुश हो जाती है कि कैसे नासा दूसरों की दी हुई हेल्प बिना मना किए एक्सेप्ट कर लेता है। वो अपने टेम्परेरी होम में रहने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन कनामे को अपनी बहन आया की चिंता हो रही थी, क्योंकि वो नासा को पसंद करती है। आया तो इतनी बुद्धू है कि वो अभी तक ये नहीं समझ पाई कि नासा और सुकासा सिबलिंग्स नहीं बल्कि कपल्स हैं। कनामे आया से पूछती है कि नासा के वहाँ रहने से उसे कोई दिक्कत तो नहीं है, जिस पर वो हड़बड़ाते हुए बोलती है कि उसे कौन सी दिक्कत होगी। जब नासा उसके पास आता है तब भी वो उसकी अंगूठी नहीं देख पाती, लेकिन जब नासा बताता है कि वो सुकासा को अपने पेरेंट्स से मिलवाने नारा ले गया था, तब आया सभी डॉट को कनेक्ट करने ही वाली थी, लेकिन फिर से उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन तभी उनकी मम्मी वहाँ आ जाती है और सीधा आया को बता देती है कि नासा की शादी हो चुकी है, जिसे सुनकर आया का सपना छन से टूट जाता है, क्योंकि उसे बचपन से नासा बहुत पसंद था। कनामे उसे बताती है कि ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो हमेशा उसे बताने से डरती रही। ये सुनकर आया का कॉन्फिडेंस बाहर आ जाता है और वो नासा को शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करके अपने की स्ट्रीमर बनने का सपना पूरा करने का फैसला कर लेती है। कुछ दिनों बाद सुकासा नासा को बताती है कि उनके पास साफ कपड़ों की कमी पड़ रही है। जब नासा उन्हें लॉन्ड्री ले जाने को बोलता है तब सुकासा शर्माने लगती है और बोलती है कि अगर नासा उसकी अंडरवेयर लेकर जाएगा तो उसे शर्म आएगी। वो ट्रिप पर अपने सभी गंदे कपड़े धुलने के लिए बाहर निकाल लेते हैं और नासा के अंदर की भावनाएं जाग जाती हैं और वो सुकासा के कपड़े सूखने लगता है। लेकिन ये सब करते हुए कनामे उसे देख लेती है और बोलती है कि अब तो वो यहीं रहेगा, और आगे भी नासा को ऐसी हरकतें करते हुए देखकर उसे और भी मजा आएगा। नासा सुकासा लॉन्ड्री जाते हैं और सुकासा उसे कपड़े धुलने का सही तरीका बताती है, क्योंकि नासा को अच्छे से कपड़े धुलने ही नहीं आते थे। बाद में वो नासा को बताती है कि उसके सारे कपड़े गंदे हो गए थे, इसलिए उसने सिर्फ ट्रैक सूट पहन रखा है और अंदर कुछ नहीं पहना है। तभी नासा उसकी इस तरह शर्माते हुए फोटो ले लेता है, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती हैं। कनामे नासा को ऑर्डर देकर बोलती है कि उसे सुकासा को कपड़े दिलाने जाने चाहिए, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसको पीट डालेगी। सुकासा को लग रहा था कि शॉपिंग करने की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन नासा इस बात पर जोर देता है कि उनके ज्यादातर कपड़े अपार्टमेंट के साथ जल गए थे, और तो और उसे सुकासा को अलग आउटफिट्स में देखने का बहुत मन कर रहा है। वो हाराजुकु जाते हैं, जहाँ नासा को एक आउटफिट बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है, लेकिन वो काफी छोटे कपड़े थे, इसलिए वो उसे दूसरे कपड़े चूज करने में उसकी मदद करता है। बाद में सुकासा उसके साथ अंडरवेयर खरीदने जाता है, जहाँ सुकासा उसका हाथ पकड़ लेती है ताकि उसे अनकंफर्टेबल फील ना हो। हालांकि नासा की ठरकियों वाली शक्ल देखने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि उसकी शॉपिंग सुकासा को खुद कर लेनी चाहिए। वो शॉपिंग कर लेते हैं और नासा घबराते हुए उसे पूछता है कि क्या एक दिन उसे एक प्यारी सी अंडरवेयर पहने हुए देख सकता है। इतनी ऑकवर्डनेस की वजह से वो तुरंत टॉपिक बदल देते हैं। उन्हें बात उसमें गेस्ट की तरह रहने में मजा तो बहुत आ रहा था, लेकिन नासा के हिसाब से वो काफी ओल्ड फैशन था, इसलिए वो जल्द ही वहाँ से शिफ्ट करने का प्लान बनाने लगता है। सुकासा डिनर तैयार कर लेती है और उसने टोनकात्सु बनाया था, जो कि नासा को हद से ज्यादा पसंद था। उसे उसका पोर्क और सॉस काफी लजीज लगता है, और सुकासा उसे बताती है कि उसे लोग टोनकात्सु क्वीन के नाम से भी जानते हैं। नासा की ख्वाहिश थी वो पूरी जिंदगी उसके हाथों का बना स्वादिष्ट खाना खाते रहे। तभी कनामे उनके लिए खरबूजा लेकर आती है और नासा सुकासा को काफी ज्यादा पसंद आता है, और वो ये फैसला करते हैं कि किसी दिन उन्हें भी कनामे की उदारता का ऋण चुकाना चाहिए। नासा उसे खिलाने के लिए फोर्क आगे बढ़ाता है, लेकिन सुकासा शर्माने लगती है, जिस पर नासा बोलता है कि उसे तो आगे उसके साथ और भी कई शर्मनाक चीजें करनी है। अगले दिन नासा का पुराना लैंडलॉर्ड उसे कॉल करता है और पूछता है कि क्या वो उनके नए अपार्टमेंट को देखना चाहेगा। कनामे उनकी वहाँ से शिफ्ट होने की खबर सुनकर थोड़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे उनकी प्यारी हरकतें देखने में मजा आने लगा था। लैंडलॉर्ड को वो दोनों पसंद भी थे, इसलिए वो उन्हें पहले ही वाले प्राइस में अपार्टमेंट देने का ऑफर देता है। जब वो नए अपार्टमेंट को देखने जाते हैं तो वहाँ एक आलीशान बिल्डिंग को देखकर दंग रह जाते हैं। वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और अपार्टमेंट की चमक दमक को अचंभा में देखते हैं। उन्हें उस हाई राइज अपार्टमेंट में एक आलीशान बाथटब भी मिलता है, जहाँ सुकासा सर्दियों में आराम से नहाने के बारे में सोचने लगती है, तो वहीं नासा उस बाथटब में उसके साथ नहाने के बारे में सोचकर एक्साइटेड हो जाता है। वो उस बड़े से बेड को भी देखते हैं, जो कि उनके पुराने अपार्टमेंट से काफी बड़ा था। थोड़ी देर बाद नासा को मैसेज आता है कि धोखे से उन्हें गलत लोकेशन भेज दी गई थी और उनका अपार्टमेंट लगभग पुराने वाले की तरह है। नासा को पूरी उम्मीद थी कि वो खूब मेहनत करके एक दिन उसी तरह की जगह खरीद लेगा, लेकिन सुकासा को लगता है कि वो जहाँ भी रहेंगे खुश रहेंगे, क्योंकि वो उसी जगह को अपना घर बना लेगी। अगली सुबह सुकासा कनामे की बात हाउस में मदद करने को कहती है, लेकिन कनामे मना कर देती है क्योंकि वो उनके गेस्ट हैं। लेकिन सुकासा इंसिस्ट करती है, क्योंकि भले ही उनकी फैमिली ने उन्हें रहने की जगह दी है, फिर भी उसे वहाँ किसी भी काम में हेल्प ना करने की वजह से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ये सुनकर कनामे उसे मदद करने देती है।
सुकासा को पता चलता है कि ज्यादातर काम नासा की बनाई हुई मशीन की वजह से अपने आप ही हो जाता है। वो सुकासा को मुश्किल जगहों की साफ सफाई करने को कहती है। कुछ ही देर में सुकासा बिना एक भी दाग छोड़े पूरे बाथ हाउस को चमका देती है। जब वो लोग गर्म पानी के लिए भट्टी जला लेते हैं तब कनामे सुकासा को नासा की जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलती है, क्योंकि वो नासा की बहुत रिस्पेक्ट करती है और उसने उनके परिवार के लिए काफी मदद भी करी है। सुकासा को भी बहुत खुशी होती है कि जिसकी जान उसने बचाई उसी से उसको प्यार हो गया। थोड़ी देर बाद कनामे स्कूल चली जाती है। सुकासा नासा से उसके पसंदीदा खाने के बारे में पूछती है। वो उबला हुआ खाना नहीं जिससे उसको पूरे न्यूट्रिशन मिलते हैं, बल्कि और कुछ जो उसे काफी अच्छा लगता हो। जिसके बाद नासा उसे बताता है कि सबसे अच्छा उसे करी चावल लगता है। सुकासा सुपरमार्केट जाकर करी बनाने की सारी सामग्री लेने का फैसला करती है और नासा भी उसके साथ आ जाता है। रास्ते में उन्हें कनामे की मम्मी मिलती हैं, जो कि नासा को अपने पास बुलाती हैं और सुकासा को बगल वाले पार्क में ले जाकर कुछ संदिग्ध चीजें करने को बोलती है, जिससे उनकी शादीशुदा जिंदगी में थोड़ा तड़का लग जाए। नासा को तो सब कुछ समझ आता है, लेकिन मासूम सुकासा कुछ नहीं समझ पाती, इसलिए वो चुपचाप उसे वहां से ले जाता है। शॉपिंग करके वापस लौटते वक्त नासा उससे बोलता है कि लकी है कि वो कोई हाई स्कूल कपल नहीं है, नहीं तो उनके पेरेंट्स घर पर उनका इंतजार कर रहे होते। वो टहलते हुए एक सुनसान पार्क में आ जाते हैं, जहाँ सुकासा से चिढ़ाते हुए बोलती है कि कनामे की मम्मी के सामने तो उसने पार्क ले जाने से मना कर दिया था, तो अब क्या उसके मन में कोई विचित्र ख्याल तो नहीं जाग रहे हैं। नासा उसे बताता है कि उसे किस करने का प्लान बनाना था और कुछ नहीं। सुकासा उसके आगे आते ही पीछे हट जाती है और बताती है कि उसने आज रात गार्लिक ब्रेड खाई थी, जिसे सुनते ही नासा टूट जाता है। सुकासा ये एडमिट करती है कि वो पार्क सच में काफी शांत है और उसे वहाँ रहकर ऐसा महसूस हो रहा है कि वो इस पूरी दुनिया में अकेले है। अचानक से नासा उसे पीछे से गले लगा लेता है और बोलता है कि वो बहुत सॉफ्ट है। सुकासा भी बोलती है कि उसे हग अच्छा लग रहा है। अगले दिन चितोसे को पता चलता है कि नासा सुकासा का अपार्टमेंट जल चुका है, इसलिए वो सुकासा से पूछती है कि वो कहाँ रह रहे हैं। चितोसे ये जानकर सदमे में आ जाती है जब उसे पता चलता है कि वो सामने वाले प्लेग्राउंड में रहने लगी है। जब चितोसे उसका घर देखने के लिए अंदर घुसती है, तभी मौका पाते ही सुकासा वहाँ से भाग जाती है। इस दौरान नासा रूम में पुराने सामान को सलीके से लगाकर उनकी जांच कर रहा था। तभी उसमें से उसे ताकोयाकी बनाने की ट्रे मिलती है और वो ताकोयाकी पार्टी करने का फैसला कर लेता है। वो कनामे और आया को इन्वाइट करने जाता है, लेकिन कनामे नासा को बताती है कि आया अभी सुकासा के सामने आने से हिचकिचाती है। अचानक से चितोसे सुकासा का पीछा करते हुए वहां आ जाती है और सुकासा मजाक करते हुए बोलती है कि उस बाथ हाउस की जमीन पर उसका रैन बसेरा है। नासा पूरा मजा गिरगिरा कर देता है और बता देता है कि उन्होंने बाथ हाउस में रूम बोरो किया है। चितोसे और नौकरानिया को बाथ हाउस तो काफी पसंद आता है, लेकिन फिर भी चितोसे उनसे पूछती है कि वो बंगले में क्यों नहीं है, जिस पर सुकासा बोलती है कि उसके पास प्ले स्टेशन ही नहीं है। चितोसे बोलती है कि वो सारे नए प्ले स्टेशन उसके लिए खरीद देगी, लेकिन ये सुनते ही सुकासा की जगह उसके पास आया आ जाती है, क्योंकि उसे गेम्स खेलना बहुत पसंद था। सुकासा ये फैसला करती कि अब जब सब लोग वहाँ आ ही गए हैं तो उन्हें ताकोयाकी पार्टी भी कर लेनी चाहिए। आया सुकासा की कुकिंग एबिलिटी को चैलेंज करती है, ये देखने के लिए कि वो नासा के लायक है भी या नहीं। हालांकि सुकासा के हाथों का बना खाना खाते ही सभी लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। यहाँ तक कि आया को भी समझ आ जाता है कि वो इस जन्म में तो सुकासा को कुकिंग में कभी नहीं हरा पाएगी, इसलिए वो उसे स्ट्रीट फाइटर गेम में चुनौती देती है। नासा भी ये खुलासा करता है कि वो भी माइन स्वीपर और सॉलिटेयर जैसे गेम्स खेलता था, लेकिन सुकासा उसे आसानी से हरा देती है। हालांकि कनामे उसको टक्कर दे पा रही थी, लेकिन सुकासा उसको भी हरा देती है। ये देखकर नौकरानियां ये फैसला करती है कि वो एक गेमिंग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराएंगी और जो उसमें जीतेगा वो नासा से कुछ भी करवा सकता है। चितोसे, आया और सुकासा टूर्नामेंट में भाग लेती हैं। चितोसे चाहती थी कि नासा बिना कपड़ों के हाथों के बल खड़ा हो जाए, लेकिन उसका ये सपना आया चूर चूर कर देती है। चितोसे दोबारा से उसे स्ट्रीट फाइटर में चैलेंज करती है, लेकिन वहाँ भी आया उसे गंदी तरह से हरा देती है। सुकासा भी फॉर्म में आ जाती है और उसके साथ खेलती है, लेकिन आया उसे भी हरा देती है। सुकासा उससे बोलती है कि इस गेम में उसका हाथ अभी जमा नहीं हुआ है, इसलिए वो आया को स्ट्रीट फाइटर के सबसे पहले वर्जन में चैलेंज करती है। क्योंकि आया को कंट्रोलर तक इस्तेमाल नहीं करना आता था, इसलिए मैच शुरू होते ही वो हार जाती है। धीरे धीरे आया का हाथ भी उस कंट्रोलर में सज जाता है और आखिर वो मैच टाई हो जाता है। पार्टी जारी रहती है और वो ताकोयाकी के मजे लेते हैं। सुकासा और नासा को साथ में इतने प्यार से कुकिंग करते हुए देखकर चितोसे उनको एक कपल के तौर पर एक्सेप्ट कर लेती है। पार्टी के बाद नासा सुकासा से पूछता है कि अगर वो टूर्नामेंट जीत जाती तो उसे क्या मांगती, जिस पर सुकासा उसके होठों पर किस कर देती है। एक दिन जब नासा घर से काम कर रहा होता है, तब सुकासा उसे बीच बीच में रेस्ट लेकर काम करने को कहती है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, नासा की तबीयत खराब होने लगती है और वो एकदम से बिस्तर पर आ जाता है। सुकासा बोलती है कि उसकी वाइफ होने के नाते वो उसका पूरा ध्यान रखेगी, लेकिन जब नासा सो जाता है तब उसे समझ आता है कि उसके करने के लिए इतना कुछ काम है ही नहीं। जब वो उठता है तो सुकासा उससे पूछती है कि वो उसके लिए क्या कर सकती है, जिस पर वो बोलता है कि अब उसे अच्छा महसूस हो रहा है। बाद में वो गीले कपड़े से उसकी पीठ साफ करती है, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं जाती। रात में नासा उससे माफी मांगता है क्योंकि उसकी तबीयत उतनी जल्दी खराब नहीं होती है। सुकासा बोलती है कि उसे पहली मुलाकात में ही पता चल गया था कि वो खुद का जरा सा भी ध्यान नहीं रखता है। सोते वक्त नासा उसकी बातों के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी पीछे से सुकासा उसे हक कर लेती है और बोलती है कि उसे उसकी हेल्थ की बहुत चिंता हो रही थी। इसके बाद नासा ये वादा करता है कि वो आगे से खुद का अच्छे से ध्यान रखेगा ताकि वो समर फेस्टिवल में जा सकें। किस करने के बाद सुकासा नासा से रुकने के लिए बोलती है क्योंकि वो अभी भी थोड़ा सा बीमार है। अगले दिन कनामे सुकासा को समर फेस्टिवल के लिए युगाता पहनने को बोलती है क्योंकि लड़कियां युगाता में बहुत प्यारी लगती हैं। वो समर फेस्टिवल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और नासा उसकी युगाता में ढेर सारी तस्वीरें लेता है। फेस्टिवल में आने पर सुकासा नासा से ट्रेडिशनल तरीके से पके हुए ताकोयाकी खाने को कहती है। खाने के बाद उन्हें पता चलता है कि चितोसे और आया ने वहाँ पर लोकल बिजनेसेस को हेल्प करने के लिए गोल्ड फिश पकड़ने का स्टॉल लगा रखा है। सुकासा दावा करती है कि वो गोल्ड फिश पकड़ने में माहिर है
और नासा अपनी वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए गोल्डफिश पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी मछली उसके हाथ नहीं आती। बाद में वो पास के मंदिर जाते हैं जहाँ सुकासा उन दोनों के हमेशा साथ रहने की और नासा की अच्छी हेल्थ की दुआ मांगती है। वो बोलती है कि भले ही बाहर के लोग उसके काम की तारीफ करते हैं, लेकिन उसकी वाइफ होने के नाते उसे हमेशा उसकी चिंता रहेगी। वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और फायरवर्क्स देखते हैं और नासा ये दुआ करता है कि वो हर साल इसी तरह फायरवर्क्स देखने आते रहें। अगले दिन सुकासा नासा को एक गुड मॉर्निंग किस के साथ उठाती है और शर्म के मारे नासा बेहोश हो जाता है। असल में नासा और सुकासा की हाल ही में शादी हुई है। उनकी शादी तब हुई थी जब एक बार सुकासा ने नासा को ट्रक से भिड़ने से बचाया था, जिसके बाद नासा का दिल उस पर आ गया था और उसने उसे ढूंढने में अपनी पूरी जान लगा दी थी। वो दोनों शर्माने लगते हैं क्योंकि उन्हें अभी तक अपनी शादीशुदा जिंदगी की उतनी आदत नहीं लग पाई थी। दोपहर में जब नासा काम कर रहा होता है तब वो गौर करता है कि सुकासा उड़ने वाली शार्क्स की एक मूवी देखने के बाद थोड़ा सा परेशान है। वो बताती है कि वो बिल्कुल बेतुकी मूवी थी और ये भी बोलती है कि आजकल वो उस पर उतना ध्यान नहीं दे रहा है। नासा बोलता है कि वो एक लग्जरी हॉल में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए एक साथ मूवी देखने जा सकते हैं, जिसे सुनते ही सुकासा तुरंत खुश हो जाती है। अब हालांकि वो जल्दी से कभी हॉल में मूवी देखने नहीं जाते थे, इसलिए सुकासा मूवी देखते वक्त उसमें पूरी तरह से डूब जाती है। जब वो वापस आते हैं तब कनामे उसे सुकासा को मूवी दिखाने ले जाने की खातिर उसकी तारीफ करती है, क्योंकि जब से वो वहाँ से वापस आए तब से वो काफ़ी खुश लग रही है। हालांकि कनामे को इस बात में भी दिलचस्पी होती है कि वो अपनी शादी की सेरेमनी कब रख रहे हैं। नासा उसे बताता है कि उसने कभी शादी की सेरेमनी पर उतना ध्यान नहीं दिया। इस बात पर कनामे उसे डांट लगाती है, क्योंकि अगर वो दुल्हन होती तो अपनी शादी पूरे धूमधाम से मनाना चाहती। वो इस बात से उसे मोटिवेशन देती है कि अगर उसने शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ करी तो सुकासा को एक प्यारी सी वेडिंग ड्रेस में भी देख पाएगा। उस रात डिनर करते वक्त नासा सुकासा से पूछता है कि क्या वो शादी की सेरेमनीज करना चाहती है, लेकिन सुकासा साफ मना कर देती है। नासा बोलता है कि उसका उसे वेडिंग ड्रेस में देखने का बहुत मन हो रहा है और कहता है कि वो अगले हफ्ते अपनी शादी रख सकते हैं। सुकासा एक बार फिर समझ जाती है कि उसके हस्बैंड को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है कि एक शादी में कितना खर्चा, कितना समय और कितनी प्लानिंग लगती है। कनामे उनकी बातों को सुन लेती है और नासा को वेडिंग सेरेमनी को इतना लाइटली लेते हुए देखकर शॉक हो जाती है। वो उनके खाने के लिए तरबूज भी लाई होती है। खाते वक्त लड़कियों को समझ आ जाता है कि नासा शादी की सेरेमनी इसको बहुत हल्के में ले रहा है। जब नासा शादी के खर्चे का अंदाज़ा लगाकर बोलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही खर्चा लग जाएगा, 70 से 80 हज़ार रुपये, तब कनामे उसे बताती है कि सबसे सस्ती वेडिंग में भी कम से कम 30 से 35 लाख रुपये लगेंगे, जिसे सुनते ही नासा की रूह उसके जिस्म को अलविदा बोल देती है। वो सोचने लगता है कि शायद इसलिए ये लोग शादियों में इतना रोते होंगे। इस दौरान चितोसे अरोरा और चार्लेट के साथ बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रही होती है। चितोसे सोचती है कि क्या नासा और सुकासा वेडिंग प्लान करेंगे। वर्कआउट के बाद चितोसे बोलती है कि अगर सुकासा ने वेडिंग सेरेमनी प्लान करी तो उसे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो चाहती है कि उनकी दादी तोकीको सुकासा को देखने के लिए उस वेडिंग को जरूर अटेंड करें। बात हाउस में नासा अभी तक वेडिंग के एक्सपेंसेस को लेकर सदमे में था और ऊपर से उसे ये भी पता चलता है कि उन्होंने तो सिर्फ ऊपर की लागत बताई थी। वहीं लिविंग रूम में बैठी आया गेम खेल रही होती है जो उसे एंगेजमेंट गिफ्ट्स के बारे में बताती है, जो कि वेडिंग्स में लगे एक्स्ट्रा कॉस्ट को बैलेंस कर देते हैं। नासा तो ये जानकर सदमे में आ जाते हैं कि वेडिंग लगभग साल भर पहले प्लान करी जाती है, क्योंकि अपने पसंदीदा वेन्यू में शादी करने के लिए कपल्स को काफ़ी समय तक वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ता है। तभी सुकासा भी वहाँ आ जाती है और बताती है कि अगर उनके रिश्तेदार और दोस्त दूर रहते हैं तो उन्हें उनके रुकने की प्लानिंग भी करनी होगी। यही नहीं, शादी में खाने पीने की व्यवस्था रखना भी कोई आसान काम नहीं है। इस वजह से वो बोलती है कि इतनी मेहनत करना उसके हिसाब से तो वर्थ इट नहीं है। आया उन्हें हार मानते हुए देखकर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि वो अपनी तरफ से उनकी पूरी मदद करेगी। वो उनसे एक वेडिंग मैगजीन खरीदने को कहती है ताकि वो शादी प्लान करने के लिए उसे कुछ मदद ले सके। उन्हें पास के डिपार्टमेंटल स्टोर में मैगजीन लेने भेज देती है, जहाँ नासा मैगजीन के खाली साइज को देखकर शॉक हो जाता है। वो शाम को उसे पार्क में ले जाकर साथ में पढ़ते हैं। सुकासा से बताती है कि वो फिलहाल अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश है और उसके साथ बिताए हुए समय से वो संतुष्ट है, और हो सकता है कि आगे फ्यूचर में कभी जब सही समय हो तब वो अपनी वेडिंग सेरेमनी को मना सकते हैं। उस रात फिर भी नासा बोलता है कि वो उसे वेडिंग ड्रेस में देखना बहुत पसंद करेगा, जिसके बाद वो वहीं बिस्तर पर लेटे ही लेटे अपनी खुद की ही छोटी सी वेडिंग सेरेमनी मना देते हैं। अगले दिन सुकासा मैच के ऊपर बने एक टीवी शो को देख रही होती है और तभी नासा शो पर दिखाए जा रहे गलत तरीके को सही करने लगता है। सुकासा बोलती है कि मिडिल स्कूल में पक्का वो अपने टीचर्स के नाक में दम कर देता होगा। तभी नासा को याद आता है कि वो अपनी मिडिल स्कूल की क्लास टीचर नाओको को काफ़ी नज़दीक था। दूसरी तरफ नाओको को दिखाया जाता है जो कि अभी भी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही होती है। एक शाम नासा को वो एक कन्वीनियंस स्टोर में मिल जाती है। भाई मुझे तो अगर कोई अपनी स्कूल की टीचर ऐसे रास्ते में मिल जाए तो मैं तो थैली से अपना मुंह छुपाकर उल्टे भाग जाऊंगा। खैर वो नासा के एक्सीडेंट वाली बातचीत करते हैं जिस वजह से उसने स्कूल छोड़ा था कि तभी नाओको उसकी उंगली में वेडिंग रिंग को नोटिस करती है। वो ये जानकर दंग रह जाती है कि उसकी शादी हो चुकी है और घबराते हुए सोचती है कि शायद किसी दबंग लड़की के बहकावे में आकर उसने उसे शादी न कर ली हो। वो नासा से उसको उसकी वाइफ से मिलाने के लिए इंसिस्ट करती है, लेकिन घर पहुंचने पर सुकासा को एक आम लड़की की तरह देखकर वो सरप्राइज हो जाती है। वो एक दूसरे को अच्छे से इंट्रोड्यूस करते हैं और थोड़ी देर बात करने के बाद नाओको समझ जाती है कि वो कोई दबंग लड़की नहीं है, लेकिन फिर भी नासा के खातिर वो उस पर नजर रखना चाहती थी। नाओको खाना खाने के लिए वहीं रुक जाती है और सुकासा के हाथों का बना खाना खाते ही वो जन्नत में पहुंच जाती है, क्योंकि वो अक्सर पैक्ड फूड खाती थी। नाओको गौर करती है कि खाना खाते वक्त वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक हैं, इसलिए वो नासा की फ्यूचर की चिंता करना कम कर देती है। वो नासा से पूछती है कि क्या वो आगे कॉलेज अटेंड करेगा। नासा को पता था कि उसे कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल वो सुकासा के साथ अपने पलों को अच्छे से जीना चाहता था। नाओको नासा की प्रेजेंट को एंजॉय करने वाली बातों के बारे में सोचते हुए वहाँ से चली जाती है। इससे उसे भी कॉन्फिडेंस मिलता है और वो अपने साथ के टीचर तानागुची से डेट के लिए पूछ लेती है।
अगले दिन कनामे और सुकासा बाथ हाउस में काम कर रही होती है कि तभी एक बदमाश सा दिखने वाला लड़का वहाँ आ जाता है। वो बोलता है कि वो नासा को ढूंढ रहा है। कनामे तो थोड़ा डर जाती है, लेकिन सुकासा बेखौफ होकर कहती है कि अगर उसे बाथ हाउस इस्तेमाल नहीं करना है तो वो वहाँ से जा सकता है। लड़के का सामना करती है सुकासा उसे बेवकूफ़ तक बोल देती है और वहाँ से जाने के लिए आखिरी चेतावनी तक दे देती है, जिस वजह से लड़का अंदर जाने के लिए गुस्से में एक टिकट खरीद लेता है। उनकी बहस खत्म होते ही नासा वहाँ आ जाता है और लड़के को झींगा कहकर बुलाता है। लड़का उसे देखते ही खुश हो जाता है और उसे अपना बड़ा भाई कहता है। असल में झींगा नासा का कज़न था। ये जानने के बाद कि नासा की शादी हो चुकी है और उसकी वाइफ और कोई नहीं बल्कि सुकासा है, वो वहीं बेहोश हो जाता है। हालांकि बाद में वो अपने बर्ताव के लिए उससे माफ़ी मांग लेता है। नासा बताता है कि जैसा वो सोच रहे हैं झींगा वैसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में वो तो स्कूल का सबसे नामचीन बच्चा है, और यही नहीं, वो तो अपने स्कूल का स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी है। हालांकि वो हाई स्कूल का स्टूडेंट था, फिर भी सुकासा और कनामे को उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो किसी माफिया गैंग का लीडर है। झींगा को अभी तक यकीन नहीं हो पा रहा था कि उसके भाई की शादी हो चुकी है, इसलिए वो सुकासा और नासा को उसके सामने किस करने को कहता है, ताकि वो ये पक्का कर सके कि उनकी शादी हो चुकी है और वो सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। कनामे नासा और सुकासा को किस करते हुए देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन झींगा उन्हें बीच में ही रोक देता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि सुकासा उसके भाई को बहुत प्यार करती है। उसके बाद झींगा उन्हें अपने वहाँ आने के मकसद के बारे में बताता है। वो बोलता है कि उसकी गैंग के एक लड़के को एक लवारिस बिल्ली मिली थी। उन्होंने काफ़ी समय तक बिल्ली के मालिक को ढूंढा, लेकिन उन्हें नहीं मिला, इसलिए वो चाहते हैं कि बिल्ली के लिए एक घर ढूंढने में नासा उनकी मदद करे। नासा मान जाता है और सबसे पहले बिल्ली को एक बेड के पास ले जाता है। बेड के चेक करते वक्त वो देखते हैं कि बिल्ली काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, और तभी सुकासा उसके लिए एक नाम सोच लेती है। उसके बालों के रंग की वजह से उसे टोस्ट कहकर बुलाती है। वेट करते वक्त वो सोचते हैं कि अगर उन्हें उसका मालिक या फिर कोई भी उसे अडॉप्ट करने वाला नहीं मिला तो उसके साथ क्या करेंगे। नासा झींगा से बात करता है और टोस्ट को कुछ समय तक साथ में रखने के लिए मान जाता है। वो झींगा से बिल्ली के लिए सबसे अच्छा खाना लाने को बोलता है, और सुकासा ये देखकर शॉक हो जाती है कि नासा को बिल्लियों के बारे में इतना सा पता है। लेकिन नासा उसे बताता है कि एक रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर वही होता है जो अपने पेट का अच्छे से ध्यान रखे। बाद में उन्हें पता चलता है कि टोस्ट सुकासा के साथ तो बहुत अच्छे से पेश आ रहा है, लेकिन नासा को देखते हुए खिसिया जाता है। ये तो वही बात हो गई दोस्तों कि मेरी बिल्ली और मुझे इसी में हूँ। रात में सोते वक्त टोस्ट नासा को खाना मांगने के लिए उठा देता है और फिर सुकासा के पास जाकर सो जाता है। अगली सुबह दोनों बिल्ली के साथ खेल रहे होते हैं, तभी सुकासा नासा से पूछती है कि उसे बिल्ली ज़्यादा प्यारी लगती है या वो किस करने जा ही रहे होते हैं कि तभी वो गौर करते हैं कि कनामे उन्हें दरवाजे से घूर रही है। उसके जाने के बाद भी वो लोग किस करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन इस बार टोस्ट उन्हें घूरने लगता है। बाद में झींगा टोस्ट की देखभाल करने के लिए और शादी के तोहफे के तौर पर उन्हें अम्यूजमेंट पार्क की 2 टिकट्स दे देता है। नासा सुकासा से डेट पर चलने के लिए पूछता है और वो दोनों अगले ही दिन वहाँ जाने का प्लान बना लेते हैं। लेकिन बदकिस्मती से अगले दिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तब बारिश हो रही होती है, इसलिए उन्हें सारी इंडोर एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। सुकासा फिर भी नासा के साथ समय बिताने के लिए खुश थी और वो डेट के लिए एक प्यारे सा रेनकोट खरीद लेते हैं। इस दौरान चितोसे भी अपनी मेट के साथ वहाँ आई होती है और तीनों मिलकर उनका पीछा करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन प्लान को अंजाम देने से पहले वो एक रोलर कोस्टर राइड पर चढ़ जाते हैं। इसी बीच नासा और सुकासा एक साथ हॉन्टेड मैंशन में चले जाते हैं। सुकासा को तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, इसलिए वो एक स्पेस थीम राइड पर जाने का फैसला करते हैं, जो कि एक मशहूर स्पेस सीरीज से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी। राइड के बाद उन्हें पार्क में नाओको मिलती है, जो कि अपने एक कोवर्कर के साथ वहाँ आई थी। नाओको फिलहाल तानागुची को डेट नहीं कर रही थी, लेकिन जब वो उन्हें बताती है कि उसे पार्क में सारी राइड्स कराने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तब सुकासा तुरंत समझ जाती है कि नाओको को अंदाज़ा नहीं है कि तानागुची उसे पसंद करता है, इसलिए वो फ़ौरन सुकासा को वहाँ से ले जाती है ताकि दोनों टीचर्स एक दूसरे के साथ समय बिता सकें। वो नासा को बताती है कि उन्हें उनको अकेला छोड़ देना चाहिए ताकि उनकी डेट में वो आड़े ना आए। नासा जिसे पता था कि उसकी टीचर को ज़्यादा चीज़ों की खबर नहीं रहती है, सोचता है कि क्या वो समझ भी पाए कि तानागुची उसे पसंद करता है। बाद में वो तानागुची और नाओको को एक साथ पार्क में दूर से देखते हैं, जिससे पक्का हो जाता है कि तानागुची उसे पसंद करता है। वो उसके लिए माइक पर चीयर भी करते हैं, लेकिन उन्हें समझ आ जाता है कि तानागुची शर्मीले मिजाज का है। सुकासा बोलती है कि नाओको बिल्कुल नासा की तरह है। वो दोनों बोट राइड करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ नाओको ही उसका हाथ थाम लेती है, ये सोच कर कि शायद अब चीज़ें संभल जाएंगी। नासा और सुकासा खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। इस दौरान चितोसे और उसकी मेट्स पार्क में मजे कर रही होती हैं और वो नासा और सुकासा के बारे में भूल चुकी होती हैं। बाद में तानागुची नाओको के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाला होता है, लेकिन हर बार आसपास के कपल्स की बातों की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो पार्क में हो रही एक वेडिंग के बगल से गुजरते हैं, जिसे देखकर तानागुची के अंदर फिर से जोश की लहर दौड़ जाती है, इसलिए वो नाओको को साथ में लंच करने के लिए पूछता है। इस दौरान नासा और सुकासा भी लंच करने जा रहे होते हैं कि तभी चितोसे उन्हें देख लेती है और उसे याद आता है कि उसे उनका पीछा भी तो करना था। उनके पास जाने के लिए वो कुत्ते बिल्ली का मास्क लगा लेती हैं और नासा और सुकासा को साथ में एक रोमांटिक लंच करते हुए देखती हैं। शाम हो जाती है और हालांकि तानागुची नाओको को ये नहीं बता पाया था कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन फिर भी नाओको से पार्क में साथ में घूमने के लिए थैंक्स बोलती है, जिसके बाद वो फायरवर्क्स देखने जाते हैं। तानागुची आखिरकार पूरा जोश इकट्ठा कर लेता है और कन्फेस करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी अचानक से नाओको भी उसे शादी करने के लिए पूछ लेती है। इस बीच नासा और सुकासा भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर फायरवर्क्स देख रहे होते हैं। एक दिन जब नासा घर से काम कर रहा होता है, तभी कनामे वहाँ उनकी मदद मांगने आती है। असल में वो नासा से वैक्यूम क्लीनर ठीक करवाने आई थी, क्योंकि नासा को पहले से ही बाथ हाउस की मशीनों को ठीक करने का एक्सपीरियंस था। नासा उसके अंजर पंजर अलग करके उनको क्लीनर के पार्ट के बारे में समझाते हुए उसे ठीक कर देता है। अभी भी वहाँ आ जाती है और रोते हुए बोलती है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई है। वो मैगजीन पढ़ने के चक्कर में काफ़ी दिन स्कूल नहीं गई थी, इसलिए उसे चिंता हो रही थी कि कहीं वो हाई स्कूल में फेल ना हो जाए। वो नासा से उसकी मदद की भीख मांगती है, लेकिन नासा तो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए हाई स्कूल ड्रॉप कर चुका था। फिर भी आया कि नौटंकी देखने के बाद वो मान जाता है और उसके टेस्ट स्कोर पर नजर मारता है, जो कि उसकी बेइज्जती करने के लिए काफ़ी थे।
नासा उसके लिए कुछ वर्कशीट तैयार करने के बारे में सोचता है ताकि उसे एग्जाम्स में पूछे जाने वाले सवालों का आइडिया मिल सके। नासा को खुद पर पूरा भरोसा था कि वो उसके लिए एक बढ़िया वर्कशीट तैयार कर सकता है, क्योंकि उसे पता था कि उसके टीचर्स क्या क्या पूछ सकते हैं। नासा आया को मैथ्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ाना शुरू कर देता है और सुकासा दूसरे कमरे से उन्हें देख रही होती है। उसी दिन बाद में सुकासा को पता चलता है कि नासा अपने दोस्त की एक नए बिजनेस के लिए प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है। नासा को इतना काम करते हुए देखकर उसे उसकी चिंता होने लगती है, इसलिए वो उसे थोड़ा रेस्ट करने को बोलती है। जब वो नासा के कंधों को पकड़ती है तो पाती है कि वो अकड़ चुके हैं, इसलिए वो उसे लेटने को बोलती है ताकि वो उसे मसाज दे सके। वो लेट जाता है और सुकासा के मसाज देते वक्त वो सोचता है कि कभी उसे भी उसकी मसाज करनी चाहिए। सुकासा मसाज खत्म करने के बाद उसके हाथ पर किस कर देती है और नासा बोलता है कि अब उसे भी मसाज करना आ गया है। सुकासा पहले तो सुनकर शर्माने लगती है कि नासा भी उसे मसाज देना चाहता है, लेकिन फिर भी वो मान जाती है। जब नासा उसके कंधे दबाना शुरू करता है तब सुकासा थोड़ा हिचकिचाने लगती है, क्योंकि उसे दूसरों की छूने की आदत नहीं थी। लेकिन थोड़ी देर में वो दोनों कंफर्टेबल हो जाते हैं। शाम को जब नासा नहाने जा रहा होता है तब कनामे उसे रोक कर पूछती है कि वो सुकासा को कितनी बार किस करता है। असल में वो इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आजकल वो रोमांटिक टीवी सीरीज काफ़ी ज़्यादा देखने लगी थी, इसलिए वो ये जानना चाहती थी कि उसकी और सुकासा की लव लाइफ कैसी चल रही है। उसके बाद कनामे उसे टीवी में दिखाई गई तरह तरह की रोमांटिक किसेस के बारे में बताती है। यही नहीं, वो तो उसे अपनी लिखी हुई किसेस की लिस्ट तक दे देती है। उस रात नासा और सुकासा टहलने जाते हैं और नासा काफ़ी अच्छे मूड में होता है। सुकासा उसे इस तरह से बर्ताव करते हुए देखकर थोड़ा शर्माने लगती है कि तभी अचानक से नासा सुकासा से उसके बाल छूने के लिए पूछता है और उस वक्त के लिए वो हाँ बोल देती है। अब हालांकि वो पार्क में आ ही गए थे, इसलिए नासा उसे वहाँ थोड़ी देर और रुकने को कहता है, लेकिन सुकासा नासा की इस तरह पब्लिक में उसे छेड़ने की वजह से थोड़ा एम्बैरेज हो जाती है। रुकने के लिए मान जाती है और वो धोखे से नाको और तानाबूची को पार्क में किस करते हुए देख लेते हैं। वो फौरन झाड़ियों में छिप जाते हैं और तुरंत घर चले जाते हैं। अंगूर खाते वक्त सुकासा उसे बताती है कि कनामे ने उसे भी वो किसिंग लोकेशन वाली लिस्ट दी थी। उसकी बातों से प्रभावित होकर नासा तुरंत सुकासा की गर्दन पर किस कर देता है, जिसके बाद वो एक दूसरे को अलग अलग जगह किस करने लगते हैं और आखिर में नासा सुकासा के पेट पर किस कर देता है। अगली सुबह रात भर पढ़ने की वजह से सो रही थी, तो वहीं कनामे उन्हें बताती है कि वो रात में पार्क में उनकी जासूसी कर रही थी, लेकिन वो जल्द ही बोर हो गई क्योंकि उसकी लिस्ट देने के बाद भी उन्होंने कुछ किया ही नहीं। एक दिन कनामे और आया की मम्मी उनसे मिलने आती हैं। कनामे बोलती कि वो तो हमेशा घूमती रहती हैं, तो आज उन्हें उनकी याद कैसे आ गई। जिस पर उसकी मम्मी रोने का नाटक करते हुए बोलती है कि उसके हस्बैंड भाग गए हैं, इसलिए वो अपना मन बहलाने के लिए घूमती हैं। उसकी मम्मी उन्हें लॉटरी में जीते हुए हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट के 2 टिकट्स देती हैं, लेकिन कनामे वो टिकट्स नासा को दे देती है क्योंकि वो बात हाउस संभालने में बिजी रहेगी और आया पढ़ाई में, और वो ये नहीं चाहती कि वो टिकट्स बर्बाद हो जाए। वो नासा से बोलती है कि वो उसके और सुकासा के लिए एक अच्छा हनीमून भी हो सकता है। नासा सुकासा को उन टिकट्स के बारे में बताता है और बोलता है कि उसे उसके साथ ऐसे प्राइवेट ट्रिप पर जाने में थोड़ी शर्म आ रही है। सुकासा भी हनीमून का नाम सुनते ही थोड़ा शर्माने लगती है, लेकिन वो बोलती है कि अब तो उनकी शादी हो चुकी है, इसलिए देखा जाए तो वो जा सकते हैं। अगली सुबह दोनों बाथ हाउस से रिजॉर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं, लेकिन सुकासा को चिंता होने लगती है कि हो सकता है कि हर बात की राह चितोसे कहीं उनका पीछा न करे। हालांकि खुशकिस्मती से चितोसे ने उनको कुछ समय के लिए अकेला छोड़ देने का फैसला किया था। ट्रेन में सुकासा धोखे से बता देती है कि उसे हॉट स्प्रिंग जाने में थोड़ी घबराहट हो रही है। जब वो वहाँ पहुँच जाते तो वेन्यू की बनावट को देखकर दंग रह जाते हैं। यही नहीं, वहाँ तो एक बड़ा सा प्राइवेट वुमेन बार भी मौजूद था। दोनों पहले सेपरेट बार इस्तेमाल करने के बाद मिलने का फैसला करते हैं। नासा आराम से नहा रहा होता है, लेकिन तभी वो सुकासा के बारे में सोचने लगता है और इस ट्रिप को उसके लिए यादगार बनाने का फैसला कर लेता है। इसलिए वो वहाँ की सबसे अच्छी जगहों और खाने के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देता है। खैर नासा अच्छी जगहों का पता लगाने के लिए वहाँ से बाहर चला जाता है कि तभी कॉरिडोर में उसे एक बूढ़ी महिला दिखाई देती है, जो नासा से उसे उसके रूम तक छोड़ने के लिए कहती है। इस बीच बाथ हाउस में आया कनामे से बोलती है कि उसने रिजॉर्ट के टिकट्स क्यों दे दिए, क्योंकि उसे रिलैक्स करने का बहुत मन था। इस पर कनामे बताती कि उनके परिवार के पास तो पूरा एक बाथ हाउस है, तो वो कभी भी आराम से नहा सकती है। हालांकि आदत से मजबूर आया बाथ हाउस को साफ करने लगती है और उसे समझ आ जाता है कि उसकी बेवकूफ़ी का फायदा उठाकर कनामे ने उसे आराम के नाम पर काम करवा लिया। बाद में कनामे चितोसे को भी वहाँ बुला लेती है और वो उसे भी चिढ़ाने लगती है। इस बीच हॉट स्प्रिंग में सुकासा को उस बात में ज़्यादा देर तक बैठने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो नासा को देखने चली जाती है। दूसरी तरफ नासा अभी भी उस बूढ़ी महिला का कमरा ढूंढने में उनकी मदद कर रहा था। वो उसके पेशेंस की तारीफ करती है और तभी उनका ध्यान उसकी अंगूठी पर जाता है और वो नासा से उसकी शादी के बारे में पूछती हैं। बूढ़ी महिला उसे अपनी शादी को संजो कर रखने को कहती है और ये भी कि ये बात उसे समय के साथ समझ आ जाएगी। अभी सुकासा वहाँ आ जाती है और उस बूढ़ी महिला को देख कर खिसी आ जाती है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि चितोसे की दादी तोकिको थी। सुकासा की ये शिकायत थी कि तोकिको पहले से जानती थी कि नासा उसका पति है और वो सिर्फ उसका टेस्ट ले रही थी। हालांकि तोकिको बताती कि वो तो सिर्फ मजे कर रही थी और एक बार नासा से खुद मिलना चाहती थी। बाद में कमरे में वो एक दूसरे को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करते हैं और तोकिको बोलती है कि वो नासा से काफी समय से मिलना चाहती थी, क्योंकि उसे देखना था कि ऐसा कौन है जो उसकी सुकासा को संभाल पा रहा है। तोकिको इस वजह से भी उससे मिलना चाहती थी क्योंकि उनके घर में वो उस पत्थर को एक नजर में देखते ही समझ गया था कि वो चांद का टुकड़ा है। तोकिको बोलती है कि हो सकता है कि वो ऐसा कुछ कर सके जो पिछले सैकड़ों सालों में कोई नहीं कर पाया। हालांकि वो इसके बारे में उसे विस्तार से कुछ नहीं बताती और उसकी जगह बात पलट कर वो उसे 2 टिकट्स दे देती है ताकि वो हॉट स्प्रिंग को और अच्छे से एंजॉय कर पाए। सुकासा अपने संयम को खो देती है और तोकिको को वहाँ से जाने को कहती है। तोकिको सुकासा को थोड़ा चिढ़ाने के बाद वहाँ से जाते हुए नासा से सुकासा का अच्छे से ध्यान रखने को कहती है। बाद में नासा और सुकासा हॉट स्प्रिंग टाउन में घूमने का फैसला करते हैं। नासा सुकासा से उसके साथ हॉट स्प्रिंग बात लेने के लिए पूछना चाहता था, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि सुकासा उसका कुछ गलत मतलब निकाल ले और मना कर दे। सुकासा उसके साथ एक प्यारा सा युकाटा पहनकर कस्बे में घूमने चली जाती है। वो लोग हिस्टोरिकल साइट्स में घूमते हैं और सुकासा उसको वहाँ बह रहे हॉट स्प्रिंग के पानी के अलग अलग काम के बारे में बताती है। तभी वो गिफ्ट शॉप पर पहुंचते हैं जहाँ नासा आया और कनामे के लिए कुछ खरीदने के बारे में सोचता है।
नासा अचानक से सुकासा की खाना खाते हुए फोटो खींच लेता है, जिसके बाद वो घूमते घूमते हर जगह उसकी तस्वीर लेता रहता है। नासा उसे तोकिको के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि वो तोकिको को तब से जानती है जब से वो बच्ची थी और पता नहीं क्यों वो हर वक्त उससे चिपकी रहती थी। नासा बोलता है कि उसे तो तोकिको काफी स्वीट लगी। बातें करते करते वो एक रेस्टोरेंट से यागातोरी स्टिक्स ले लेते हैं और नदी के तल तक पहुंच जाते हैं, जहाँ से हॉट स्प्रिंग का पानी होकर गुजरता है। सुकासा को तो घूमने में काफी मजा आ रहा था, तो वहीं नासा इस सोच में पड़ा हुआ था कि वो उसे साथ में प्राइवेट हॉट स्प्रिंग बात के लिए कैसे पूछे। सुकासा देखती है कि नासा थोड़ा घबराया हुआ है, इसलिए वो साथ में हॉट स्प्रिंग वापस लौट जाते हैं। नासा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए रोमांटिक मांगा पढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो दोनों वहाँ का लोकल क्यूजीन खाते हैं और सुकासा कुछ समय के लिए कुकिंग से छुटकारा पाकर खुश हो जाती है। डिनर करने के थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे के शर्माने लगते हैं, क्योंकि उस समय के आसपास अक्सर कपल साथ में हॉट स्प्रिंग बात लेते हैं और नासा सुकासा से इस बारे में पूछने से थोड़ा घबरा रहा था। हालांकि नासा मेरी तरह बिल्कुल नीच लड़का था, इसलिए आखिरकार वो उसे पूछ ही लेता है और हैरानी से सुकासा भी हाँ बोल देती है, इस शर्त पर कि नासा को उससे पहले जाना होगा। उस रात दोनों उस प्राइवेट बात में अच्छे से एंजॉय करते हैं। हालांकि दोनों को इतनी ज्यादा शर्म आ रही थी कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं पा रहे थे। गर्म पानी में तो ये दोनों हैं, लेकिन जलन मुझे हो रही है। नासा चुप्पी तोड़ने का फैसला करता है, लेकिन सुकासा उसे इतना अच्छे से बात करती है कि नासा तुरंत वहीं उसे आई लव यू बोल देता है। अब सुकासा तो अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करने से पहले से थोड़ा शर्माती थी, इसलिए वो अपना समय लेती है, जिसके बाद वो उसे बता देती है कि वो भी उसे बहुत प्यार करती है। वो थोड़ी देर तक पानी में खेलते हैं, लेकिन जब निकलने की बारी आती है तब दोनों को पहले निकलने में शर्म आ रही थी, जिस वजह से वो काफी देर तक वहीं बैठे रहते हैं। अगली सुबह नासा रात में हुई चीजों को लेकर अभी तक शर्मिंदा था, इसलिए वो ब्रेकफास्ट से पहले नहा लेता है। नासा को लगता है कि इस ट्रिप के बदौलत उसे सुकासा को और भी अच्छे से जानने का मौका मिला है। उसे ये भी समझ आ गया था कि भले ही सुकासा बाहर से कूल और काम लगती है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को दिखाने में थोड़ा शर्माती है। वो घर जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें तोकिको मिल जाती है, जो उन दोनों की टांग खींचने लगती है। नासा को तो तोकिको से बात करना काफी अच्छा लगता था, लेकिन सुकासा चाहती थी कि उस हनीमून पर सिर्फ वो और नासा हो। नासा उसका हाथ थाम लेता है और वो रिजॉर्ट से चले जाते हैं। ट्रेन में बैठे वो ट्रिप पर बिताए अपने अच्छे पलों को याद करते हैं और जल्दी एक और ट्रिप पर जाने का फैसला करते हैं। जब वो लौटते हैं तब तक गर्मियां शुरू हो चुकी थी। वो ठंडी ठंडी आइसक्रीम भी खा रहे थे और पंखे की हवा भी ले रहे थे, लेकिन बाथ हाउस काफी ज्यादा गर्म था। नासा बोलता है कि बाथ हाउस को एयर कंडीशनिंग में पैसा लगाना चाहिए, लेकिन कनामे बोलती है कि एसी को इंस्टॉल करने में समय लगेगा। नासा बोलता है कि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वो एसी को खुद ही इंस्टॉल कर देगा। जिसके बाद वो और सुकासा एसी लेने के लिए मॉल चले जाते हैं। सुकासा सबसे अच्छा और किफायती एसी ढूंढ रही थी, लेकिन उतनी ही देर में नासा वो वाला एसी खरीद लेता है जो उसी दिन डिलीवर हो जाए। उसके बाद नासा सुकासा को अपनी दोस्त नकीरी की दुकान पर ले जाता है, जहाँ उसे वो सारे औजार मिल जाएंगे जो उसे एसी लगाने के लिए चाहिए। सुकासा पूछती है कि वो नकीरी को कैसे जानता है, जिस पर नासा बताता है कि वो और नकीरी मिडिल स्कूल में साथ में थे। नकीरी तो ये सुनकर सदमे में आ जाती कि नासा की शादी हो चुकी है, इसलिए वो शादी के तोहफे के तौर पर उसे औजार मुफ्त में दे देती है। उसे थोड़ी सी जलन भी हो रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि नासा उतना रोमांटिक नहीं होगा। बाद में नासा एसी इंस्टॉल कर देता है और वो ठंडी हवा के मजे लेते हैं। हालांकि उस रात सुकासा की नींद खुल जाती है, क्योंकि जब वो कंबल हटाती तो उसे ठंडी लगती और जब उसे ओढ़ती तो उसे गर्मी लगती। नासा कमरे को थोड़ा सा और ठंडा कर देता है, लेकिन वो देखता है कि सुकासा फिर भी ढंग से नहीं सो पा रही है। हालांकि थोड़ी देर बाद वो दोनों जैसे तैसे सो जाते हैं। अगली सुबह एक लड़की सुकासा को कनामे समझकर उसके पास दौड़ते दौड़ते आती है। वो सुकासा को उम्र दराज बोलकर उससे सलाह मांगने लगती है। सुकासा चिढ़ जाती है और उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन लड़की उसकी बात सुने बिना कुछ भी बोले जा रही थी। तभी कनामे वहाँ आ जाती है और बताती कि उसकी दोस्त कुआं है, जो कि उसकी क्लासमेट है और आज धोखे से स्कूल जाना भूल गई है। कुआं को ये गलत फहमी थी कि अभी तक उनकी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। तभी नासा भी वहाँ आ जाता है। कुआं नासा को पहले से जाती थी, हालांकि जब उसे पता चलता है कि उसकी शादी हो चुकी है और उसकी वाइफ सुकासा है, तो वो एकदम से शॉक हो जाती है। नासा नकीरी के टूल्स वापस लौटाने चला जाता है और कुआं सुकासा से शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछने लगती है। लेकिन जब सवाल थोड़े निजी होने लगते हैं तब सुकासा उसे कनामे को सौंप देती है। कुआं बोलती है कि वो कनामे के पास कुछ सलाह लेने आई थी, लेकिन अब उसे पहले आइसक्रीम खानी है। वो तुरंत आइसक्रीम लेने बाहर चली जाती है और सुकासा और कनामे कंफ्यूज रह जाती हैं। इस बीच नासा नकीरी को उसके औजार वापस कर देता है और वो उसे उसकी वाइफ के बारे में पूछती है। नासा उसको सुकासा के साथ की अपनी कहानियां बताता है और बोलता है कि उसे मिठाइयां और प्यारे कंटेनर्स खरीदना बहुत पसंद है। नकीरी, जो कि एक टॉमबॉय टाइप की लड़की थी, उसे इस बात में दिलचस्पी थी कि सुकासा जैसी लड़कियां किस तरह का बर्ताव करती होंगी। नासा बोलता है कि शादी के बाद वो काफी आज़ाद महसूस कर रहा है। भाई, मैंने तो पहली बार ये सुना है कि कोई लड़का शादी के बाद आज़ाद महसूस कर रहा है। खैर, जब वो वहाँ से चला जाता है तब नकीरी सोचती है कि उसे भी अपने लिए एक वाइफ ढूंढ लेनी चाहिए। एक दिन सुकासा नासा से पूछती कि क्या वो उससे प्यार करता है, जिस पर वो हाँ बोल देता है। लेकिन उसके बाद सुकासा एकदम से शांत हो जाती है। नासा घबराने लगता है और कनामे के पास उसकी सलाह लेने जाता है। ये सोचते हैं कि उसने शायद सुकासा को किसी वजह से नाराज ना कर दिया हो। कनामे उसे बताती कि वो शायद हालात को गलत तरीके से समझ रहा है। वो सिचुएशन को इस तरह से देख रही थी कि नासा एक प्यारी बिल्ली को उतना प्यार नहीं दे रहा है जितना वो डिजर्व करती है। वो नासा को उससे माफी मांगने का ऑर्डर देती है। दूसरी तरफ सुकासा तो खाली एक रोमांटिक मैगजीन की एडवाइस को फॉलो कर रही थी। बाद में नासा रोमांस के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर देता है और साथ ही साथ वो कनामे की बातें भी सुनता है, जो उसे बताती है कि लड़कियों के साथ प्यारी बातें करना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को पानी देना। नासा रिसर्च करने लगता है कि उसे किस किस वक्त पर सुकासा से प्यारी बातें करनी चाहिए। जब नासा टीवी देखते वक्त और सुबह जागते ही उसकी तारीफ करता है, तब सुकासा कंफ्यूज हो जाती है कि वो आखिर कहना क्या चाहता है। दूसरी तरफ नासा को लगने लगता है कि वो रोमांस में बिल्कुल कच्चा खिलाड़ी है, इसलिए वो एडवाइस के लिए रोमांस की किताबें पढ़ना शुरू कर देता है। सुकासा नासा के बदले हुए बर्ताव को नोटिस कर लेती है, लेकिन वो उसके साथ खिलवाड़ भी करना चाहती थी, इसलिए वो उसके सिर पर टोस्ट को बैठा देती है।
जल्दी सुकासा नासा को मजे के लिए परेशान करना शुरू कर देती है। जैसे कि मांगा पढ़ते वक्त वो उसे गुदगुदी लगाने लगती है। उसको इतना छेड़ने के बाद वो उसे पूछती है कि वो इतनी सारी मांगा क्यों पढ़ रहा है, जिस पर नासा बोलता है कि वो उसकी सही से तारीफ करने के लिए सब कर रहा है। सुकासा शर्माते हुए उससे वो बोलने को कहती है जो उसने अभी तक सीखा है। हालांकि जब नासा उसकी तारीफ करना शुरू करता है तब सुकासा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि उसकी मेहनत सफल हुई। जब नासा नहा रहा होता है तब कनामी उसके पास आ जाती है और बोलती है कि वो सुकासा के साथ क्यों नहीं नहाता। दोस्तों, जापान में फैमिली मेंबर्स एक साथ नहाते हैं और वहाँ ये बिल्कुल नॉर्मल है। कनामी इस बात पर जोर देती है कि वो ट्रिप पर सुकासा के साथ तो एक बार नहा ही चुका था। वो बोलती है कि वो बाहर से बात को बंद कर देगी, जिस पर नासा तो तुरंत हाँ बोल देता है, लेकिन दूसरी तरफ बैठी सुकासा शिकायत करने लगती है, लेकिन वो मना नहीं करती। कनामी चली जाती है और आखिर में नासा और सुकासा वहाँ अकेले रह जाते हैं। नहाने के बाद वो सौना में जाते हैं जहाँ नासा को गर्म भाप से दिक्कत महसूस होने लगती है, लेकिन मर्दानगी दिखाने के लिए वो वहीं रुक जाता है। वो गौर करता है कि सुकासा तो सच में काफ़ी गर्मी झेल लेती है, इसलिए तो वो इतनी हॉट है। नासा वहाँ से किस करने जा ही रहा होता है कि तभी बाहर से आया कि चिल्लाने की आवाज़ की वजह से वो रुक जाता है, जो जिंगा पर दूसरा सोना इस्तेमाल करने के लिए चिल्ला रही थी। दूसरी तरफ मैंशन में टोकिको को दिखाते हैं जो कि अपने बचपन के बारे में सोच रही थी जब वर्ल्ड वॉर 2 की एंड में वो सुकासा से मिली थी। इधर बाथ हाउस में सुकासा को टीवी का रिमोट चलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो नासा से उसकी मदद करने के लिए कहती है। लेकिन जब नासा सिर्फ रिमोट की बैटरी बदलकर उसको फिक्स कर देता है तब सुकासा टेक्नोलॉजी के बारे में शिकायत करने लगती है। नासा को तो सुकासा की ये बात काफ़ी पसंद आती है कि वो बाकी सब काम तो काफ़ी अच्छे से कर लेती है, लेकिन बस आजकल की टेक्नोलॉजी में उसका हाथ थोड़ा कच्चा है। सुकासा कई बार अपने फ़ोन का पासवर्ड भूल जाती है और नासा उसे उसका फ़ोन खोल कर देता है। वो ये भी खुलासा करती है कि मैंशन में टोकिको उसकी सारी टेक्निकल प्रॉब्लम को सुलटा देती थी और तो और उसे तो प्रोग्रामिंग तक करनी आती थी। सुकासा टेक्नोलॉजी को अच्छे से इस्तेमाल ना कर पाने की वजह से गुस्सा होने लगती है, लेकिन नासा टॉपिक बदलने के लिए उसे केक खिलाने को कहता है। सुकासा को वीडियो गेम खेलना था, लेकिन आखिर में वो केक के लिए मान जाती है, जिसके बाद वो हक करते हैं और बाथ हाउस से बाहर आ जाते हैं। बाद में नासा कनामे को बता रहा होता है कि आज क्या हुआ, लेकिन कनामे कुछ नहीं कहती क्योंकि वो उसकी शादी की चिक चिक सुनकर थक चुकी थी। तभी अचानक से नाओको नासा और सुकासा को एक बहुत ज़रूरी खबर सुनाने के लिए वहाँ आती है। नाओको बताती कि वो जल्द ही तानागुची से शादी करने वाली है। हालांकि धोखे से नासा और सुकासा ये बता देते हैं कि उन्होंने उन्हें पार्क में किस करते हुए देख लिया था, जिस वजह से नाओको शर्म से लाल हो जाती है। नाओको पूछती है कि उनके पास कोई सलाह है क्योंकि उनकी शादी को हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। नासा पूछता है कि उसे शादी को लेकर कैसा महसूस हो रहा है, जिस पर नाओको बोलती है कि वो थोड़ी नर्वस है। नाओको को तानागुची के बारे में कई नई नई चीज़ें पता चल रही थी, जैसे कि उसकी अजीब अजीब खाना ट्राई करने की आदत। नाओको को भी उसकी ये आदत लग रही थी, जिस वजह से उसे चिंता होने लगती है कि उसके बदलते बर्ताव की वजह से तानागुची से शादी नहीं करेगा। लेकिन नासा सुकासा से दिलासा देते हुए बताते हैं कि तानागुची उन्हें उसी तरह पसंद करता है जैसी वो है, इसलिए उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद नाओको वहाँ से चली जाती है और नासा सुकासा सोचते हैं कि क्या उन्हें भी वो अजीब सी डिश ट्राई करनी चाहिए। एक दिन नासा को पता चलता है कि उसका वजन काफ़ी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब भी वो सुकासा के साथ होता है तब वो हमेशा कुछ ना कुछ खाता ही रहता है। नासा सुकासा के हाथों का बना स्वादिष्ट खाना तो नहीं छोड़ सकता था, लेकिन उसे अपने वजन की भी चिंता हो रही थी। हालांकि जब नासा उसे हक करता है तब सुकासा को तुरंत समझ आ जाता है कि उसका वजन बढ़ रहा है। सुकासा सोचने लगती है कि इसमें शायद उसकी गलती है, क्योंकि नासा उसका बनाया हुआ खूब सारा खाना खाता है। नासा इंसिस्ट करता है कि उन्हें कुछ भी बदलना नहीं चाहिए, जिस पर सुकासा बोलती है कि अगर नासा गोलू मोलू भी हो गया तब भी वो उसे उतना ही प्यार करेगी जितना वो उसे अभी करती है। नासा को तो जितना हो सकता है उतना वजन गिराना था, जिस वजह से वो डेली एक्सरसाइज भी करना शुरू कर देता है। बाद में सुकासा कनामे को नासा के प्लान के बारे में बताती है और कनामे ये खुलासा करती है कि नासा स्कूल का सबसे पढ़ाकू बच्चा था और वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करता था। तभी नासा वहाँ आ जाता है और 10 किलोमीटर की दौड़ लगाना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ ही सेंटीमीटर दौड़ते ही उसके गुर्दे मुंह में आ जाते हैं। सुकासा उसे मोटिवेट करने के लिए उसके साथ दौड़ती है और नासा को समझ आ जाता है कि जितना उसे सोचा था वो उससे कहीं ज़्यादा कमज़ोर है। जब वो पार्क में पहुंचते हैं तब नासा सुकासा के सामने शो ऑफ करने के लिए बार पुलअप करने की कोशिश करता है, लेकिन एक पुलअप करने में उसकी हालत पस्त हो जाती है। सुकासा उसकी हार पर उसे दिलासा देती है और उसके लिए अच्छा सा लंच बनाती है। तभी अचानक टोकिको वहाँ आकर उनके साथ लंच करने लगती है। वो कहती है कि उनका हालचाल लेने आई थी और ये पूछना चाहती थी कि क्या वो उनके साथ कैंपिंग पर जाना पसंद करेंगे, क्योंकि यूट्यूब पर कैंपिंग के वीडियोस देखने के बाद उसे वो करने का बहुत मन हो रहा है। वो बोलती है कि उन्हें कंप्यूटर से निकलकर बाहर की दुनिया देखने में ज़रूर मज़ा आएगा। टोकिको उन्हें अपने साथ कैंपिंग ट्रिप पर इन्वाइट करती है, जिस पर नासा तो तुरंत हाँ बोल देता है। टोकिको को वहाँ से भगाने के लिए सुकासा ना जाते हुए भी मान जाती है। जाने से पहले वो सुकासा को राइस बॉल देती है, उस समय को याद दिलाने के लिए जब टोकिको एक बच्ची थी और सुकासा ने उसे राइस बॉल दी थी। नासा को उस वक्त का सपना आता है जब वो सुकासा से पहली बार मिला था। जब उसकी नींद खुलती है तब उसे काफ़ी अजीब सा महसूस होता है। मन हल्का करने के लिए वो सुकासा से कैंपिंग ट्रिप के बारे में बात करता है। हालांकि नासा तो कैंपिंग ट्रिप पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन सुकासा बोलती है कि वो सिर्फ इस वजह से वहाँ जा रही है क्योंकि नासा का वहाँ जाने का बहुत मन है। असल में नासा खुला आसमान देखना चाहता था, जिस पर सुकासा बोलती है कि आसमान देखने के लिए शहर में और भी बहुत जगह मौजूद है। टोकिको उन्हें आउटडोर होम पार्टी के लिए फ्लायर भी भेज देती है और हमें पता चलता है कि आया भी काफ़ी समय से यूट्यूब पर कैंपिंग के वीडियोस देख रही थी, इसलिए वो भी कनामे से गिड़गिड़ाते हुए उनसे पूछने को कहती है कि क्या वो दोनों भी उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। सुकासा ये खुलासा करती है कि जिस जगह वो जा रहे हैं वो टोकिको की खरीदी हुई एक आलीशान जगह है। तभी अचानक से कुओं वहाँ आ जाती है और उनके साथ चलने की मांग करती है, क्योंकि उसके पापा ने उसे कैंपिंग की कई सारी कहानियाँ सुनाई थी। नासा ये फैसला करता है कि अब जब सब लोग आ ही रहे हैं तो वो जिंगा से भी वहाँ चलने के लिए पूछ लेता है। इस दौरान चितोसे इस मौके का फायदा उठाकर सुकासा को ये दिखाने का प्लान बना रही थी कि नासा एक बुरा पति है,
क्योंकि उसे बाहर के काम करने नहीं आते, लेकिन उसकी मेड उसके मुंह पर बोल देती है कि उसे कौन सा कैंप करना आता है। अगली सुबह सभी लोग डिस्कस करते हैं कि उन्हें कैंप ग्राउंड तक कैसे जाना चाहिए। उनके पास दो चॉइसेस थी, या तो वो गाड़ी से वहाँ तक जा सकते थे या फिर 4 घंटे की चढ़ाई करके। नासा जोश जोश में बोल देता है कि उन्हें पैदल ही चढ़ाई करनी चाहिए। जब वो चढ़ाई शुरू करते तब आया मुश्किल से थोड़ी दूर जा पाती है और कुओं खेलते कूदते इधर उधर भाग जा रही थी, इसलिए वो सुकासा को उसकी निगरानी करने के लिए भेज देते हैं। चढ़ाई के दौरान सुकासा उसे कई तरह के फूलों और जड़ी बूटियों के बारे में बताती है। कुओं तो एक जहरीली मशरूम तक को तोड़ने वाली थी कि तभी सुकासा उसे अच्छे और जहरीली मशरूम में फर्क बताती है। ये सब करते करते वो बाकियों से काफी पीछे छूट जाते हैं, इसलिए सुकासा एक शॉर्टकट लेने का सोचती है। इसी दौरान बाकी लोग लंबे रास्ते से आ रहे होते हैं और आखिर में जब वो वहाँ पहुंचते हैं तब वो सुकासा और कुओं को वहाँ पहले से देखकर शॉक हो जाते हैं। नासा तो ये देखकर हैरान हो जाता है कि सुकासा कितनी आसानी से वहाँ के रास्तों को पहचानती है। जिस पर सुकासा बोलती है कि इंसानों ने किसी वजह से गाड़ियों का आविष्कार किया होगा ताकि उन्हें इस तरह परेशानी झेलनी ना पड़े। थोड़ी देर बाद नासा कुछ देर की नींद लेता है और उसे फिर से वही वाला सपना आता है। हालांकि जब वो उठता है तब खाली सुकासा वहाँ होती है, क्योंकि बाकी सब वहाँ से पहले ही आगे निकल चुके थे। नासा सोच ही रहा होता है कि उन्हें कुछ समय अकेले में बिताना चाहिए कि तभी तोकिको वहाँ अचानक से प्रकट हो जाती है। वो बोलती है कि उसने स्पेशली उनके लिए एक टेंट प्रिपेयर किया है और उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे वो उन्हें अकेला ही छोड़ देंगे। उसके जाने के बाद नासा और सुकासा बाकियों तक पहुंच जाते हैं जो कि नदी में मस्ती कर रहे थे। वो उन्हें अकेला छोड़कर झाड़ियों में अपनी मस्ती करने चले जाते हैं। जब वो कैंप साइट पर वापस आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि कुमो खो गई है। सभी लोग कैंपिंग एरिया में लगे कैमरास की मदद से उसे ढूंढने चले जाते हैं। नासा उसको ढूंढते ढूंढते खुद ही खो जाता है और पूरे दिन की थकावट की वजह से वही पत्थर पर लेट जाता है। नासा को एक बार फिर वही सपना आता है जिसमें वो सोचता है कि सुकासा ने उसे ही क्यों चुना होगा। तभी सुकासा उसे जगा देती है और जागते ही नासा उससे पूछता है कि जब वो उसे पहली बार मिली थी तब उसने उसे सीधा शादी करने के लिए क्यों बोला था। सुकासा बोलती है कि उसने तो सिर्फ अंधेरे में तीर चलाया था और वही उसके प्यार की वजह बन गई, क्योंकि नासा ने बिना कुछ सोचे सीधा हाँ बोल दिया। कैंप पर सभी लोग रात के खाने के मजे ले रहे थे और तभी नासा को पता चलता है कि नकीरी भी वहाँ मौजूद है। असल में कनामे ने उसे उसकी और सुकासा की शादी की प्रेजेंटेशन का शो रखने के लिए हायर किया था। उन दोनों की फोटोज की मदद से कनामे बताती है कि कैसे नासा और सुकासा एक एक्सीडेंट के बाद मिले और नासा ने उसे ढूंढने में कई साल लगा दिए, जिसके बाद वो उसे मिल गई और उन्होंने शादी कर ली। उसके बाद कनामे खुलासा करती है कि पूरी ट्रिप उसने और तोकिको ने उनके वेडिंग रिसेप्शन के तौर पर प्लान करी थी। कनामे सुकासा और नासा को स्टेज पर आकर 2 शब्द बोलने के लिए कहती है। सुकासा हिचकिचा रही थी, इसलिए नासा बोलना शुरू करता है। वो बताता है कि वो सुकासा से कितना ज़्यादा प्यार करता है और सभी को वहाँ उनके खातिर आने के लिए शुक्रिया बोलता है। उसके बाद नकीरी उनके लिए केक लेकर आती है जो उन्होंने चुपके से वहाँ मंगवाया था। तोकिको सुकासा के सिर पर घूंघट लगा देती है, जिसके बाद वो और नासा केक कट करते हैं। रात में नासा अपने टेलीस्कोप से सभी को आसमान के तारे दिखाता है, लेकिन वो लोग बोर हो जाते हैं, इसलिए सुकासा उनके एंटरटेनमेंट के लिए पटाखे निकाल लेती है। थोड़ी देर बाद सुकासा, नासा, चितोसे और कनामे एक साथ बैठकर कॉफी पीते हैं। तभी तोकिको वहाँ आ जाती है और पूछती है कि क्या वो नासा से अकेले में बात कर सकती है। सुकासा पहले तो मना कर देती है, लेकिन ना चाहते हुए भी मान जाती है। तोकिको और नासा अकेले होते हैं और तोकिको उससे शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछती है। वो ये भी सोचती है कि हो सकता है कि आखिर में नासा ही हो जो सुकासा को खुश कर सकता है। वो वहाँ से चला जाता है और सुकासा को एक चट्टान पर माउंट फूजी की तरफ देखते हुए पाता है। नासा काफी समय से बात सुकासा से पूछना चाहता था कि लोग शादी क्यों करते हैं। मेरे पास सुकासा बोलती है कि लोग शादी इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए जिंदा नहीं रह सकता, और हो सकता है कि वो शादी इसलिए करते हो ताकि उनका प्यार अमर रहे। उसके बाद वो दोनों किस करते हैं और चांद के नीचे उसी तरह के प्यार को कैप्चर करने का वादा करते हैं। जल्द ही वो कैंप में वापस चले जाते हैं जहाँ उनके लिए एक खास वेडिंग टेंट बनाया गया था। वो लोग पहले तो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो साउंड प्रूफ नहीं है। वो दोनों थोड़ी देर तक कुछ प्यार भरी बातें करते हैं और अच्छे तारों को देखते देखते साथ में सो जाते हैं। दूसरी तरफ तोकिको याद कर रही होती कि कैसे बचपन में उसने वादा किया था कि वो सुकासा को खुश रखेगी, लेकिन वो वादा तोकिको पूरा न कर पाई। अगली सुबह वो नासा के पास चली जाती है जो चोटी पर बैठे सूरज को उगते हुए देख रहा था। वो कॉफी पीते और तोकिको सोचती है कि वो सुकासा के साथ वहाँ क्यों नहीं बैठा है, लेकिन वो बताता है कि उसने सुकासा को सोने दिया। तभी तोकिको ताज़ी ब्रेड निकाल लेती है और अचानक से नासा से कहती है कि उसे उसको कुछ बहुत ज़रूरी बताना है। हालांकि वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही सुकासा ब्रेड की खुशबू सूंघते सूंघते वहाँ आ जाती है और साथ में नाश्ता करते हैं। बाद में सुकासा और नासा कैंप की फोटोज के साथ घर वापस आ जाते हैं। हालांकि वो खुश तो थे, लेकिन नासा ये जानना चाहता था कि तोकिको से क्या बताना चाहती थी। तभी नासा को पता चलता है कि उनका पुराना अपार्टमेंट बनकर तैयार हो चुका है और वो जल्द ही बाथ हाउस से शिफ्ट कर सकते हैं। वो वहाँ आते हैं और एक बार फिर से साथ में अकेले रहने के बारे में सोचकर शर्माने लगते हैं। वो वापस आकर अपना सामान पैक करने लगते हैं, लेकिन कनामे वहाँ आ जाती है और बोलती है कि उनके जाने के बाद वो और आया फिर से अकेली पड़ जाएंगी। लेकिन सुकासा उसे दिलासा देते हुए बोलती है कि वो बाथ हाउस में काम करना नहीं छोड़ेगी और नासा खाली बड़े कमरे को अपना ऑफिस बना लेगा, इसलिए वो जब चाहें तब उसको और नासा को देख सकती हैं। रात में वो दोनों पार्क में टहलने जाते हैं जहाँ नासा सुकासा को हक कर देता है, लेकिन इस बार सुकासा उसे सच्चाई बताते हुए बोल देती है कि उसे अच्छे से हक करना नहीं आता है, जिसके बाद उसे हक करने का सही तरीका बताती है। इस दौरान तोकिको उस वक्त के बारे में सोच रही थी जब सुकासा उसके साथ रहती थी और जब सुकासा ने उससे उसके लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जीने को कहा था, लेकिन तोकिको अभी भी उस वादे पर अड़ी हुई थी जो उसने कई साल पहले किया था। तभी अचानक से वो बेहोश हो जाती है और नासा और सुकासा भागते हुए हॉस्पिटल आते हैं। तोकिको बोलती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वहाँ से बाहर टहलने चली जाती है। नासा भी उसके साथ आ जाता है और पूछता है कि वो कैंप में उसे क्या बताना चाहती थी।
वो उसे बताती है कि उसका एक बहुत ज़रूरी मकसद था जिसके लिए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। जिसके बाद वो उसे वही चांद का टुकड़ा देकर सुकासा का ध्यान रखने को और उसे खुश रखने को बोलती है। नासा वादा करता है कि वो हमेशा सुकासा का ध्यान रखेगा, जिस पर तोकिको बोलती है कि अब उसके कंधों से बहुत बड़ा भार उठ गया है। उसके बाद सुकासा वहाँ आ जाती है और तोकिको उसे नासा की तरफ धक्का देकर हमेशा शांत रहने को बोलती है। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।